है और यहीं याद करा दूंगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनना, समझना और याद कर लेना और सुना देना भी हाल की हाल। हाँ, कर दें स्टार्ट। चैप्टर सैटरडे से पहले ही, सैटरडे को खत्म हो जाएगा। आज ही कर दूं? एक दिन में तो नहीं होगा, मिनिमम 2 दिन और 3 दिन रिलैक्स मोड में समझते हुए, एकदम हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए। देखते हैं, क्वेश्चन ऐड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, ऐसा कर दूंगा। तीसरे दिन कुछ ही बचेंगे तो क्वेश्चन ऐड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आज ही ऐड कर दूंगा उसमें। थर्ड डे सैटरडे, सैटरडे को मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन से रिवीजन हो जाएगा एक बार और। कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कर दूंगा, कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कर दूंगा। ठीक है, सैटरडे को नया चैप्टर तो मैं नेक्स्ट उसमें ही स्टार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट कौन सा वाला? और एक कल रह गया, एक्चुअल में कल क्या लॉन्च था, एक लॉन्च के बाद वो मंथन में क्लास लगी 2 घंटे की, मेरे चेहरे उतर गया था, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से जाने के बाद। और फिर वो फिजियोथेरेपी कराई उसने, मतलब इतना कर दिया कि बुखार आ गया मुझे। दर्द तो होता ही है ना भाई, हाथ मोड़ोगे, ये करोगे, 1 घंटे तक भयंकर छूने में दर्द हो रहा है और तुम उसको बार 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 रोटेशन की खुल जाए हड्डी। तो कल थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा सा थक गया था बहुत ज्यादा। शायद मैं आज लूंगा जहां तक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 2 चैप्टर लेने हैं मुझे, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन, और एक और सेशन लूंगा उसके अंदर मैं फिजियो ह्यूमन फिजियो खत्म करूंगा मैं अभी। ठीक है, फिर मैं बचे हुए 2 चैप्टर लूंगा धीरे धीरे, फिर 12th वाले पोर्शन पे आ जाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आज है शायद। आज के दिन क्या है? आज 26। हाँ, आज किसी का होगा नहीं, मेरा ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, डेटा है, क्या है? डेटा कहानी की तरह। देखो, एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, मैंने इसको एक मोतियों की तरह पिरोहा है। पिरोहा समझते हो ना, माला बनाई है पिरोह पिरोह करके। और इस तरीके से एनसीईआरटी को लाइनों को पिरोहा है कि तुम्हें याद हो जाए, कहानी की तरह लगे, एकदम लाइक अ स्टोरी। क्लियर है? समझना, मैं जो बोलूंगा उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, जितना भी डेटा दूंगा वो डेटा होगा, टोटल रियल फैक्ट होंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। समझ में आ गया? टोटल रियल लाइफ से कनेक्ट है। ओके, कर दें स्टार्ट? भी तभी भी सही नहीं है? सही है ना? ठीक है, ठीक है। पर तू कमर तू सीधी रखा कर, तू सर्वाइकल हो जाएगा तुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रोज तू ऐसे बैठता है, तबीयत की वजह से बैठता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। करना है स्टार्ट? सारे लोग एकदम एक्टिव हो? ठीक है, पीछे हटा, ठीक दिख रहा है ना? अब समझो, सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? आज का देखो टारगेट 2 है, तीसरा मैं कंडीशन पर रखूंगा, 2 पूरा कराऊंगा, तीसरा पूरा हो नहीं सकता। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थोड़े बड़े से हैं, कल कराऊंगा पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूडिंग एसटीडी। परसों इनफर्टिलिटी बचता है शायद, इनफर्टिलिटी हार्डली आधा पौन घंटे का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 1 घंटा मान लो, फिर भी 1 घंटा बचेगा, उस 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो सैटरडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इनफर्टिलिटी कराने के बाद, कल मैं एसटीडी तक करा दूंगा। ठीक है, बात जितना मैं करा रहा हूं उतना याद होना चाहिए, मतलब टिप्स पर होना चाहिए। मैं पूछूं खड़े होकर सुना तो एक बार में सुना देना सारा, ऐसा। और बहुत बड़ी बात नहीं, नीचे बच्चे ने सुना दिया, तुम भी सुना दोगे भाई, तुम कम थोड़ी ना हो नीचे वाले बच्चों से। कम हो? हाँ, ज्यादा है वो। ठीक, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, तो भाई वो कहती है कि खाली आप फिजिकली हेल्दी हो तो आप कहोगे नहीं मैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हूं, मेरे गोनैड्स परफेक्ट है, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, मैं बॉडी बिल्डर हूं, तो क्या सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगे? नो। ठीक है, आप साथ साथ सोशली भी होने चाहिए, फिजिकल के साथ साथ सोशली भी हेल्दी होने चाहिए। आप जब समाज में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कोई आपके कोई निगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, आप कोई निगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करते। ठीक है, कोई ऐसी गलत बात नहीं करते जिससे किसी को सेक्सुअल हिरासमेंट हो या उसको मेंटली, समझ रहे हो ना, ऐसी बात नहीं करते, आप सपोर्टिव हो। ठीक है, तो आप हेल्दी हो। ठीक है, दूसरा, इमोशनली आप हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, सेक्स के प्रति आपकी इमोशंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि, समझ रहे हो ना मेरी बात? और तीसरा, आप
फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, बिहेवियर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिहेव से। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिहेव ही आपका गंदा है। नहीं आया क्या समझ में? आया? जैसे आजकल देखिए 4 लड़के कमेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गए हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो ये बिहेवियर से आप एक्चुअल में सही माने में हेल्दी नहीं हो। कहते हैं ना, आप मेंटल रूप से विकलांग हो, आप मेंटल रूप से बीमार हो। सेक्स नाम आते ही आपके दिमाग की गंदगी निकलना चालू हो जाती है, यानी आप मेंटली बीमार हो। समझ रहे हो? मेंटली हेल्दी नहीं हो। और सही बात कहा डब्ल्यूएचओ, सही। डब्ल्यूएचओ गलत बात कह नहीं रही है। वो कह रही है कि गोनैड से और फिजिकली हेल्दी होना हेल्दी नहीं है। जब तक आप सोशली हेल्दी नहीं हो, जब तक आप, ठीक है, इमोशन से हेल्दी नहीं हो, जब तक आप बिहेवियर से हेल्दी नहीं हो, तो आप एक्चुअल में हेल्दी हो ही नहीं। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं हर आज की दुनिया में हर इंसान बीमार है, कुछ ना कुछ बीमारी है। थॉट प्रोसेस के थ्रू ही सही, पर बीमार है। समझ में आया नहीं आया? इधर क्या दिख रहा है? अच्छा, मैंने शायद उसकी तू देख के बोल रहा है। आनंद कौन है? चलो ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? हाँ, तो सारा ध्यान मेरी तरफ रखो, कहीं मत देखो, बिल्कुल एकदम फोकस मेरी आंखों में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था क्या, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ क्या है। तो 4 एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं। फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, सोशल से हेल्दी होना चाहिए, और बिहेव से हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, ये हेल्थ का मतलब यहां पर क्या है? सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट की बात चल रही है यहां पर। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो तो ही सही मायने में आप हेल्दी हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो। और ऐसे लोगों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी एक्चुअल में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहलाती है। कोई डाउट? अब बात आती है बढ़ती हुई जनसंख्या। पूरी कहानी की तरह सुनना और हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करना। बढ़ती हुई जनसंख्या इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी। क्लियर है? बिल्कुल। चाइना, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबकी समस्या है। तो पहली बार पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में। ठीक है, 1951 में पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था पूरी दुनिया में। किसको गोल बना करके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके। पूरा पिरोना मैं पूछूंगा लास्ट में कहानी की तरह, जैसे सुना रहा हूं वैसे ही। ठीक है, पहले एक बार पूरी कहानी सुनाऊंगा, फिर उसको इंटरप्रिटेट करूंगा। ठीक है, ध्यान से पुरो के जोड़ना एनसीईआरटी की लाइन को। तो सबसे पहले इंडिया पहला कंट्री था पूरी दुनिया में जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया? 1951 में। कोई डाउट? पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकेला गोल नहीं था, इसको गोल बनाना है तो आपको चाइल्ड हेल्थ इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड का मतलब है न्यू बॉर्न बेबी ही एक्चुअल में देश, आप कह सकते हो किसी भी नेशन का फ्यूचर है, सब कुछ है, उसी से चीजें बनेंगी। ठीक है, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तभी चीजें हेल्दी हो पाएंगी आगे जाकर के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ा और क्या बन गया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी आरसीएच। क्वेश्चन आएगा, पहला प्रोग्राम लॉन्च कौन सा किया था? इसको मॉडिफाइड किस फॉर्म में किया? आरसीएच। कब किया था? 1951। किसने, किस कंट्री ने पहला इन्वॉल्वमेंट किया? इंडिया ने किया। कोई डाउट? चलो ठीक है, अब बात आती है कि आरसीएच तो सर लॉन्च हो गया, पर आरसीएच करता क्या है? आरसीएच के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरसीएच कहां सर दिखता तो है नहीं, मैं आरसीएच काम करती हूँ, कहीं बैनर लगे नहीं है, कहीं इसका वो सिस्टम है नहीं, हमने कोई लोग ही नहीं देखे आरसीएच के। आरसीएच कुछ करता भी है नहीं करता? यानी आरसीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी बात सही है, तो आरसीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आरसीएस का पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पास्ट में, क्योंकि आरसीएच अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं आप नहीं समझ पाओगे, पर पास्ट में आरसीएच दिखता था। आरसीएच अवेयरनेस फैलाता है। किसकी अवेयरनेस फैलाता है? फैमिली प्लानिंग, यानी आरसीएच आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके जो जो कर सकते हैं उन सब की अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए इसने 3 चीजें यूज की, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। अब मुझे अपना याद है, मेरे जमाने में, उस समय की बात है जब छोटा रहा हूंगा, तो उस समय टीवी इतनी कॉमन नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी होती थी, तो वो जो वहां का वो सरपंच होता था, या कहते ना क्या होता है वो, प्रधान 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 होता था, प्रधान की यहाँ टीवी होती थी। ठीक है,
जब कोई जैसे कोई बड़ा नेशनल प्रोग्राम चलता था, कोई मैच आ रहा है, जब रामायण महाभारत उस समय आती थी, तो प्रधान का कर्तव्य था कि बाहर के चबूतरे पे टीवी लगाए, ठीक है, और पब्लिक आके उसको देखेगी। छोटी सी टीवी होती थी, ठीक है, ये होता था, हम पब्लिक थे, ठीक है। हमारे गांव के प्रधान के पास नहीं थी, दूसरे गांव के प्रधान के पास थी, तो पूरा गांव जाता था खेत क्रॉस करके वहां तक देखने के लिए, और अपनी अपनी वो बोरी, नहीं बोरी टाइप उठा के बिछा करके बैठ जाते थे, है ना। फिर ठीक है, फिर रामायण को देखने के लिए रामलीला हुआ करती थी, ठीक है। तो कई गांव मिलकर के पैसा जोड़ते थे, तो किसी गांव के अंदर रामलीला हुआ करती थी, ठीक है। तो सारे लोग इकट्ठे होते थे और वहां अपनी अपनी जगह जगह घेर लेते थे आगे बोरी डाल करके। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। वो दिन लेकिन याद आते हैं। ये आज के दिन तो ऐसे निकल रहे हैं, पता ही नहीं चल रही, दिन है ही नहीं, जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी वही जी है, और तो सब जिंदगी बेकार है। जिंदगी असली जियोगे ना, तो जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, मैं दिल से बता रहा हूं, जितने अमीर लोग हैं वो तड़पते हैं धरती पर लेटने के लिए, साग खाने के लिए, समझ रहे हो ना, देसी चूल्हे की रोटी खाने के लिए, कितना भी पैसा ले लो, सच्चा प्यार ढूंढते हैं। कोई उनको ऐसा, क्योंकि सब प्यार किससे करते हैं? उनके पैसे से। उनसे कोई प्यार नहीं करता, समझ में आया? पैसे से प्यार, दुनिया ही मतलब ही है, ठीक है। तो वो लोग एक्चुअल में, उनको चाहिए ऐसे लोग जो वास्तव में सच्चे लोग हैं, जो बहुत कम है, ठीक है, है ही नहीं, ठीक है। सब मतलब के लोग हैं दुनिया में, समझ लो। जहां तक कि अपने बच्चे, पति पत्नी, जो रिश्तेदार जो होते हैं, सब मतलब के होते हैं, माँ बाप को छोड़ करके। बस वही एक एक्सेप्शनल केस है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है। कई कोटा में कई लड़कियां मुझसे कंप्लेन करती, नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं है, बुरे हैं, समझ रहे हो, डांटते हैं, मारते हैं। तो मैंने कि डांट मार रहे होते तो तू आज यहाँ नहीं होती, ठीक है। वो तैयारी कर रही है और मक्कारी कर रही है, मतलब अपने ऊपर मत ले जाना। एक एक बच्ची मिली थी मुझे, ठीक है, इसलिए वो एक बच्ची का मुझे अभी याद आती है मुझे, इसलिए वो, ठीक है। तो इतनी उसने कंप्लेंट की अपने पेरेंट्स के लिए। भाई अगर पेरेंट्स नहीं डांटेंगे, नहीं फटकारेंगे, भाई समझ रहे हो, तो आप में वो निखार ही नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कहता भी हूं कि अगर तुम्हारे ऊपर कलछुल, वो क्या नाम है, छेनी हथौड़े पड़ रहे हैं, चोट पड़ रही है, परेशानी मिल रही है, तो तुम्हें एक अच्छी आकृति देने के लिए तो कर ही रहे हैं भाई, तुम्हें तुम्हें बढ़िया बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम समझते नहीं हो उस चीज को, चलो खैर, तुम पेरेंट्स बनोगे तब समझोगे, उससे पहले समझ में नहीं आएगी उनके, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि अगर पेरेंट्स को छोड़ दो तो सब मामला खराब है, ठीक है। तो ये मैं सच बता रहा हूं कि एक्चुअल में असली जिंदगी वही है, जो तुम जितना डाउन टू अर्थ रहोगे। जितने भी एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं ना, तुम्हें लगता होगा ना, काश हम भी सेलिब्रिटी होते, ऐसा लगता है क्या? कभी मत सोचना ऐसा। तुम इस जन्म को बर्बाद कर दोगे, जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। तुम जितना एकदम ऐसा हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम असली जिंदगी जी पाओगे। मैं सच कह रहा हूं, असली जिंदगी जी पाओगे। मैं सेलिब्रिटी तो नहीं था, पर कोटा के अंदर थोड़ा बच्चा जानता था, तो मेरी रिस्ट्रिक्शन होती थी, मैं मॉल जा नहीं सकता, खुले बाजार में जा नहीं सकता, ठीक है। मतलब बहुत झंझट होते थे, समझ रहे हो? हाँ, मतलब झंझट, मतलब क्या गंदी लाइफ है उससे। जब पिछली बार कोटा गया था मैं, जब लॉकडाउन से पहले, समझ रहे हो, तब बच्चा तब भी जानता था, मतलब यानी जब मैं समझो कि मैं पहले की बता रहा हूं, तो मैं मतलब लाइफ जी पाता था। पर एक्चुअल में सेलिब्रिटी की लाइफ होती ही नहीं है। जितना तुम डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना तुम बिल्कुल एकदम, समझ रहे ना, वो लाइफ जियोगे। तो मैंने वो लाइफ जी है जो तुमने भी जी होगी, जी रहे होगे। गांव की लाइफ ऐसी होती है। तो प्रधान टीवी लगाता था, ठीक है, रामायण महाभारत देखने जाते थे। जब रामलीला होती थी तो एक हनुमान बनता था, सिस्टम पूरा नहीं, और आप आगे बैठ जाते, जगह हेर करके आप देखेंगे तो आग लगेगी, ठीक है, पूंछ के अंदर वो आग लगाएगा, जगह जगह वो भूसे लगा दिए जाते थे आग लगाने के लिए लंका को, ठीक है। होता है आज भी। यार तो आज तुम बहुत देख पा रहे हो, मैं तड़प रहा हूँ ऐसी चीजें देखने के लिए। ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी सभ्यता थोड़ी सी बची हुई है पुरानी, समझना। तो अरे तुम समझो ना, हम कहां से, तुम अलग में ले जाओ, वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आओ, वापस आओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उस समय के जमाने के अंदर बहुत ज्यादा साधन नहीं थे लोगों के पास। एक हर किसी के पास एक चीज होती थी, रेडियो, ट्रांजिस्टर। खेतों पर भी जा रहा है तो ट्रांजिस्टर लेके जा रहा है, जब भी मिल रहा है तो उसने सेट किया, आकाशवाणी है, और भाई अब एफएम चल रहा है, गाना चल रहा है, जो भी गाना है ना, न्यूज चल रही है, वही सुनते थे लोग, ठीक है। टीवी हर जगह नहीं होती थी। हाँ, मैं उस समय कैंट एरिया में रहता था, तो वहां एक सिनेमा हॉल बनाया गया था, ठीक है, जिसमें आकाश, खुला आकाश होता था। रात में एक शो चलता था, 1 रुपए टिकट होती थी, बाद में शायद 2 रुपए भी हो गई थी, ठीक है। हर हफ्ते एक शो चलता, एक पिक्चर हर हफ्ते एक लगती थी, ठीक है। उसमें बेंचें नहीं होती थी, जैसे स्टेडियम के अंदर वो होते हैं आरसीसी के पिलर बने होते हैं। तो भाई जाओ, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, ठीक है, 2 रुपए की टिकट लेकर के, और मस्त आराम से रोज, मतलब हर हफ्ते नई पिक्चर देखो। एक ही शो चलता था शाम को, शायद 7 से 8 बजे से, वही रात तक चलता था रात में, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो नहीं था, समझ, एसी सी तो था नहीं, समझ में आया? तो ऐसे भी
चीजें हैं। हाँ, बारिश होती थी तो पिक्चर नहीं चलती थी। ठीक है, समझ में आया? तो भाई कंडीशन है, 1 रुपए टिकट है, क्या करोगे? ठीक है, कैंट एरिया में फौजियों के लिए बनाया गया था वो, ठीक है, जितनी फौजियों की फैमिली है अपनी सब अपना, ठीक है, देखें। तो समझ में आ गया। तो जब वो पिक्चर चलती थी तो पिक्चर चलने से पहले 15 मिनट तक ऐड चलते थे। और ऐड किसके चलते थे? हम दो हमारे दो, ठीक है। ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं भाई, उनकी पिक्चरें चल रही हैं। समझ में आया? तो पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा आगे छुपा लेते थे, क्या देख रहा है बच्चा, ठीक है। नहीं समझ में आया? अब यार क्या करें, ठीक है। बच्चे समझ जाते थे अच्छी चीज देखने की नहीं है, तो ऐसी चीज आती, बच्चे खुद आंखें बन के चुप निकल जाते थे, पापा नाराज हो जाएंगे, कुछ देखने की चीज नहीं है। अभी भी होता है, हाँ। अब पर जी नहीं होना चाहिए। अब जरूरी है पेरेंट्स को बताना कि यार ये, क्योंकि वो चीज किसी और से सुनने को मिले, बच्चा डाइवर्ट हो, चीजें और गड़बड़ हो, ठीक है। समझ रहे? तो पेरेंट्स से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। तुम बनाओ दोस्त पेरेंट्स को, मम्मा पापा को, कोशिश करो भाई, ठीक है। वो चाहते हैं तुम बनाओ, पर तुम नहीं चाहते। समझ में आया? जो भी है, पर वो कहीं ना कहीं एक दूरियां बन गई हैं, दूरियां, समझ रहे हो ना, कहीं की रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। पर दिल अगर देखोगे ना उनका, तो वो चाहते हैं तुम उनके दोस्त बन जाओ। ये उनका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा दुनिया का, अगर तुम दोस्त बन जाओ, ठीक है। साथ में मम्मी पापा के संग खाना खाओ, कभी कभी साथ लेट गए, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कर ली। मैं सच कह रहा हूं, बॉन्डिंग ऐसे बनती है धीरे धीरे। और दुनिया देखी है तुमसे ज्यादा, मैंने तुमसे ज्यादा देखी है दुनिया में, इसके अलावा कोई सच्चा है ही नहीं। मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूं, फ्यूचर में भी कोई सच्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हारी शादियां होंगी, पति और तुम्हारी पत्नियां जो भी होंगी, ठीक है, सिर्फ मतलब के होंगे। समझ में आया? ये एक ही रिलेशनशिप है, एक ही रिलेशनशिप है, माता पिता वाली, और कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वापस आ रहा हूं मैं। ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। ऑडियो मतलब ट्रांजिस्टर, वीडियो मतलब वो ऐड चल रहे हैं ना, वो पिक्चर हॉल वाले वाले दिख रहे हैं टीवी। एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, ठीक है। पहली बार जब डीडी न्यूज चालू हुआ था, और खुशी थे, उछल रहे थे हम, और एक चैनल और आ गया भाई, एक चैनल और आ गया, ठीक है। अब तो न्यूज चलेगी, घुमाने ऑप्शन आ गया, ऐसे और ऐसे नहीं, बहुत सारे ऑप्शन होते थे, पर चलता एक ही था। चैनल स्विच करने का ऑप्शन मिल गया ना। और जब डिस डिस पहले, जैसे मुझे याद था, हर किसी के पास डिस भी नहीं होती थी। बाद में हम शहरों में शिफ्ट हुए तो डिस का कंसेप्ट आया। तो डिस तो नहीं होती थी, कैच करने की कोशिश करते थे फ्री वाली, ठीक है। तो जो साइकिल की, हाँ, साइकिल की रिम होती थी, उसको उठा करके ऊपर लगाते थे, तो उसमें एक एंटीना के संग जोड़ के एक बड़ा सा एंटीना बनाते थे, ज्यादा किरणें खींच लेगा वो। तार लगा के, हम कई लड़के थे कि उसमें बिल्डिंग रहते थे, तो सबसे नीचे वाली उस पर टीवी होती थी छोटी सी, और हम तीसरी मंजिल पर एंटीना लगा दिया था ऊपर जाकर के। एक हिला रहा है, ओ देख ऊपर आई, आई, उसने को नीचे आई आई, जब तक उसने आई बोला तब तक तो वो हिल गया ऊपर, ठीक है। तो मैंने, अबे यार हिल गया, हिल गया, ठीक है, बहुत लगे रहे इंच इंच में मिला कर ठोक करके झाड़ के, अब आई, चलो नीचे पिक्चर देखते हैं। अब पिक्चर कैसी देख रहे हैं? झिल 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 आ रही है, हल्की हल्की पिक्चर चल रही है, आंखें गड़ा के देख रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है, खुशी। और आज सोचो, आज समझो एचडी पर देख रहे हैं, तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही, उसमें खुश थे। समझ रहे हो? वाह यार, लाइव थी यार, मैं सच कह रहा हूं, लाइव जी रहे थे। तुम्हारे बराबर का था, तो गांव के अंदर 3 किलोमीटर हम लोगों को, वो कच्ची सड़क थी, तो गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ी पे जाते थे। तो हम लोग जब घर जाते थे, शहर आते थे, तो मिट्टी की मैं सच बोल रहा हूं, तुम विश्वास मानो ना मानो, मैं, अब तुम हंसोगे तो हंसोगे, थोड़ा बैक में चला गया ना मैं, क्योंकि कहानी बैक में लेके जा रही है, ठीक है, इसलिए बैक में आ गया मैं। तो पहले हम तालाब की मिट्टी निकाल के लाते थे, तालाब की मिट्टी से हम कार नहीं, ट्रक टाइप के बनाते थे, पहिए बनाते थे, बकायदा भट्टी में उनको जला करके ना, वो कंडे अंडे लगा करके पकाते थे, ठीक है। फिर बैलगाड़ी से बांध करके घर तक लेके जाते थे, ऐसा सोचते थे जहां तक बस मिलेगी वहां तक। तो सोचो, बचपन, बचपन तो नहीं, मतलब तुमसे थोड़ा छोटे ही होंगे, 8 9 में, ठीक है, 9th 10th की बात है। तो सोचो, वो जिंदगी थी यार, वो जिंदगी असली जिंदगी थी, जो तुम जिंदगी जी रहे हो जिंदगी है नहीं। पर सिलेक्शन के बाद तुम जिंदगी जी पाओगे, सिलेक्शन के बाद, ठीक है, हाँ। वो हॉस्टल वाली लाइफ वो मिस करोगे, इसलिए मस्त लाइफ जीना, मतलब समझ, खुल के लाइफ जीना, पढ़ाई भी मस्त करना, मस्ती भी मस्ती वाली करना, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑडियो वीडियो दो समझ में आ गए। प्रिंट मीडिया, अब प्रिंट में क्या था? अब प्रिंट में सरकारी टिकट होती थी, टिकट के पीछे लगाता था हम दो हमारे दो। डाक खाने की टिकट लेके आओगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, बड़ा सा दीवार पे लगा होता था, दो बच्चे दो वो, ठीक है, देखे होंगे ना आपने।
हाँ, कहीं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं ना, सब जगह आपको ये प्रिंट मीडिया, तो 3 ऑप्शन होते थे इस प्रोग्राम के, आरसीएच के, कि कैसे भी अवेयरनेस फैलाई जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनजीओ बोलते हैं, आप भी खोल सकते हो एनजीओ, ठीक है, और एनजीओ के माध्यम से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर मैक्सिमम केस में लोग एनजीओ ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक ये करने के लिए करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केस के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया ना, आया नहीं आया? तो ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि एनजीओ, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसको और पार्टिसिपेट करना चाहिए? पेरेंट्स को, क्लोजली रिलेटिव को, फ्रेंड्स को और टीचर्स को, ठीक है। पर टीचर्स में इसलिए नहीं बोलूंगा, अभी कानपुर वाला केस सुना होगा, वो तो उजागर हुआ है, कोटा में तो ऐसे केस होते ही हैं, ठीक है। अब बच्चा बता, जो बच्चा न्यूज जानते हैं, पढ़ते हैं, वो बता देंगे, ठीक है। समझ में आया? हाँ, टीचर्स बख्श, समझना मेरी बात, केस आया ऐसा, केस कोटा में तो कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है। दूसरा, क्लोजली रिलेटिव, सबसे बड़े भक्षक कौन होते हैं? क्लोजली रिलेटिव, हर मामले के भक्षक हैं, ठीक है। अगर तुम प्रोग्रेस कर गए तो भक्षक में तुम्हारे, मतलब समझ रहे हो, खतरनाक जेल नहीं करे तो तुम्हारी दम ले डालेंगे सारे के सारे। गर्ल्स और बॉयज के लिए भी, अगर मैं सेक्सुअली प्रोटेक्शन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस कहां होनी चाहिए? क्लोजली रिलेटिव, समझ रहे हो, बॉयज हो या गर्ल्स, सब टारगेट पर होते हैं इन लोगों के, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिली समाज के अंदर, बड़े बड़े आर्टिकल निकले हुए हैं इनके ऊपर, तरीके, जो जहां विश्वास होता है वहीं घात होता है, समझ में आया? तो पेरेंट्स को क्या लगता है, ये क्लोजली रिलेटिव हैं तो यहां अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, पर वही सुरक्षित नहीं है। एक बार को अनजान जगह छोड़ के जाओ, सुरक्षित होंगे, मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए यहां गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सही है तो पेरेंट्स, क्लोजली रिलेटिव, ठीक है। अब इनको क्या कह रहे हैं? सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्या क्लोज रिलेटिव सेक्स एजुकेशन दे पाएगा? ठीक है। क्या टीचर सेक्स एजुकेशन दे पाएगा? भाई नहीं, उस स्थिति में नहीं दे पाएगा, 10th वाली स्थिति में। अब आकर के 12th, गवर्नमेंट ने भी डर के 12th में ये चीज लागू की, ये तो 10th में होनी चाहिए थी, ये 10th में इस लेवल की नहीं थी भाई, इस लेवल की होती भी टीचर पढ़ा नहीं सकते, समझ रहे हो? एक जमाना था जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, मैं इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं पाता था, मैं स्किप कर देता था, नहीं आया। जब स्टार्टिंग थी, मैं समझ ही नहीं पाता। जब मैंने देखा बच्चा एग्जाम में छोड़ के आ गया क्वेश्चन, मुझे अपने ऊपर गिल्टी हुई, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। मैं अपनी एजुटेशन की वजह से नहीं समझ पाया कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊं मैं बच्चे के सामने, बोल कैसे पाऊं। पहला पहला साल था, मुझे याद है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, एआईपीएमटी के अंदर, एआईपीएमटी होता था उस समय, और क्वेश्चन छूट गए, तो मैंने ये तो मैंने बड़ा क्राइम कर दिया। फिर दूसरी साल मैंने खुल के पढ़ाया, एक एक चीज समझा के पढ़ाया, मैंने क्वेश्चन छूटेगा कैसे, क्योंकि ये तो डॉक्टर है भाई, अगर ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मजदूर समझेंगे क्या? तो तुम्हें तो वास्तव में चीज समझनी है, रियलिटी क्या है और एक्चुअल में, और मैच्योरिटी होनी भी चाहिए। अगर तुम मैच्योर नहीं है तो तुम इस फील्ड के ही नहीं हो, ठीक है। तो तुम मतलब ही नहीं हो उस फील्ड के अंदर, तो मतलब ही नहीं तुम्हारा। तो सिंपल सी बात है, किस किस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? पेरेंट्स का, पर एक्चुअल में पेरेंट्स का ही होना चाहिए, और तो सब बकवास है। क्लोज रिलेटिव का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फ्रेंड्स का, ठीक है, और टीचर्स का, ये 4 के इन्वॉल्वमेंट। एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि यहां पर स्कूल्स को भी इंकरेज करना चाहिए सेक्स एजुकेशन के लिए, पर 10th स्टैंडर्ड पर बोला गया है, पर 10th स्टैंडर्ड पर किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड है ना, ना तो टीचर मैच्योर होता है, ठीक है, ना बच्चा मैच्योर होता है। तब डर डर के 11th स्टैंडर्ड पे भी सोचा, नहीं कर पाए, उठा के फिर 12th में डाला गया, अब आके डाला है बाद में। हमारे जमाने में चीजें नहीं थी, हमारे टाइम पर ये नहीं थी, समझ रहे हो? जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था, बच्चा इमेच्योर था, बच्चे को नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से वो भटक जाता था। भाई बाहर का दूसरा आदमी जो बता रहा है वो मानेगा ना, इस अपने तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आगे छुपा लो ये चीज आ रही है, ठीक है, नहीं आया क्या? भाई ये तो होता, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स हेजिटेट करते थे, जबकि पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स सही डायरेक्शन में दे पाएंगे एजुकेशन, बाहर का एजुकेशन नहीं दे पाएगा, बाहर का मतलब ना किस डायरेक्शन में कहां ले जाएगी उसको, समझ में आ गया ना? तो किसका इन्वॉल्वमेंट होने, समझ में आ गया? नंबर 1 याद करना है, मैं पूछूंगा किस किस चीज की जरूरत होगी? ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया, ये माध्यम हो गए। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लोजली रिलेटिव, पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, एंड स्कूल ऑल्सो इनकरेज इन सेक्स एजुकेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ये माध्यम हो गए अवेयरनेस की। किस चीज की अवेयरनेस?
किस चीज की अवेयरनेस, आरसीएच ने किस चीज की अवेयरनेस की बात कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 4-5 चीजें याद रखोगे। पहला, ठीक है, एजुकेशन ऑफ गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन, इनकी एजुकेशन कि मेल के सेक्स ऑर्गन ये होते हैं, फीमेल के ये होते हैं। एक पर्टिकुलर एज आती है, वही 10th 11th वाली एज जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं मेल के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और फीमेल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। बच्चा नहीं समझ पाता ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। भाई फीमेल की केस में ब्लीडिंग हो रही है, वो नहीं समझ पा रही, डर रही है, क्या ये है क्या। मेल की केस में अचानक से सीमन निकलना चालू हुआ, ये क्या है, ठीक है, क्योंकि वो अवेयर नहीं था, ना पेरेंट्स ने समझाया उसको, ना उसको कोई किताबों में एजुकेशन मिली इसकी। अचानक से कोई घटना घटित होना चालू हो जाती है तो वो डरता है, फिर वो अपनों से दूरियां बनाता है, बाहर वाले लोगों से दोस्ती करता है और जानने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जाता है। समझना मेरी बात, जो कहीं इसको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं वो बाहर के लोग, ठीक है, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो धीरे धीरे एक खिसियापन, कहते हैं ना, बच्चे थोड़े से इरिटेट से होते हैं, ठीक है, उसमें अपनों की चीजें बताई हुई बुरी लगने लगती हैं, अपने पराये लगते हैं और पराये अपने लगते हैं। ये बिल्कुल सही कहावत कही गई है इस समय, ठीक है। तो ये एज होती है, इसको बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। वही 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच की। तो पहला टारगेट क्या था? एजुकेशन ऑफ गोनैड्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एडोलसेंस एंड उसमें होने वाले चेंजेस, इसकी एजुकेशन। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, भाई रोक तो सकते नहीं है किसी को, ठीक है, जहां सेक्स करना होगा वो करेगा, पर बता दो सेफ एंड हाइजेनिक, नहीं तो परिणाम बड़े घातक हैं, मौत निश्चित है, क्योंकि एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं, पता ही नहीं चलेगा हो गया, आप क्या करें, कोई इलाज तो है नहीं, मरना तय है, ठीक है। तो इसलिए पहले एजुकेशन दे दो कि भाई अगर गलती हुई तो समझ लो, इसलिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, हम रोक नहीं रहे, पर ये चीजें समझ लो, ये प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत अंतर्गत। समझ में आई या नहीं आई? मोबाइल नहीं, ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? तो आप कैसा ऑप्शन समझ में आ गए? आरसीएस के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला, गोनैड्स, एजुकेशन ऑफ गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन। दूसरा, एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। अगर नहीं होती है तो एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारियां। कोई डाउट? याद हो गया? इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। अब स्ट्रेटजी में यह था, अभी किसको एजुकेट करें? अब छोटे बच्चे को तो एजुकेट करेंगे नहीं, या बूढ़े इंसान को एजुकेट नहीं करेंगे, तो एजुकेट करने के लिए दो लोग चाहिए, एक तो फर्टाइल कपल, वहां पर एजुकेशन देना जरूरी है, एक मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग, मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग जहां शादी अभी होने वाली है तो उनको समझाना जरूरी है, भाई ये चीजें होती हैं, ठीक है। दो लोगों को सेलेक्ट किया इन्होंने, एक सक्सेसफुल, एक बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने। अब किस चीज की एजुकेशन देनी है? पहला, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट किन डिवाइस को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है जो आपको यूटिलाइज करने हैं, ठीक है, इसकी एजुकेशन। दूसरा, इनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, इसकी एजुकेशन। तीसरा, मतलब एक ही लाइन हो गई ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? क्या अगर आपने डिवाइस यूज किए फिर भी बेबी कंसीव हो गया तो मदर की केयर कितनी जरूरी है, क्योंकि मदर उस समय लाइक अ पैरासाइट, सॉरी, मदर है लाइक अ होस्ट और बेबी लाइक अ पैरासाइट, समझ रहे हो? तो उस समय बहुत सारे रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल की लाइफ में जो बीमारियां आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी ही आती हैं, बिफोर प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं आती, खतरनाक बीमारी जितनी भी आती हैं, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी एक होस्ट की तरह काम करती है, बच्चा पैरासाइट की तरह काम करता है और उसकी बॉडी को यूटिलाइज करता है पूर्ण रूप से। उस समय कोई भी गलती हो गई या नहीं ध्यान रखा गया तो उस मदर को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? तो पूरा का पूरा मदर का केयर और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद मदर बहुत वीक हो जाती है, उस समय 6 महीने तक मदर की केयर और न्यू बॉर्न बेबी की 6 महीने तक केयर बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। अगला ये हो गया, चलो बच्चा हो गया, मदर की केयर भी हो गई, बच्चे की भी केयर हो गई, पर यहां बहुत जरूरी है क्या? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। मदर के लिए मैंने बताया था, मदर के पास ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी मदर की रिड्यूस हो जाती है अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराती है बच्चे को तो, पहला। दूसरा, इनिबिटरी पेप्टाइड जो मिल्क में होती हैं वो डिपोजिट नहीं हो पाती, मिल्क के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ मेंटेन रह पाती है, मदर की हेल्थ।
समझ रहे हो? नए जमाने की जो लेडीज हैं उनको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से नुकसान होता है, ठीक है, जबकि मेडिकल साइंस कहती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से फायदा होता है। बच्चे को भी फायदा होता है क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, मदर को फायदा होता है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती है और इनहिबिटरी पेप्टाइड के डिपोजिशन होने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती है। क्लियर? बिल्कुल। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। चलो बच्चे ने फीडिंग भी कर ली, फीडिंग करने के बाद पता चला कि पहली लड़की थी, चाहत थी लड़के की, तो वही प्रेशर आया कि लड़का चाहिए, अगली बार लड़का जल्दी करो, फिर लड़की हो गई, ठीक है। फिर प्रेशर आया फैमिली की तरफ से, भाई लड़का चाहिए, दो लड़कियां हो गई, ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी से लड़का करो, ठीक है। फिर वंश कौन चलाएगा, तो भाई ठीक है, फिर एक लड़की हो गई। समझ रहे हो? धीरे धीरे 5 और 6 लड़की हो गई, प्रेशर उतना बढ़ता चला गया कि यार वंश चलाने वाला चाहिए, लड़का चाहिए, तो लड़के की चाहत में 8 और 9 लड़कियां हो गई। नहीं आया क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, लड़का हो या लड़की, सेवा करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेंगे तो एक भी नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। पर उस समय दहेज प्रथा बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, तो लोग डरते थे, लड़की हो गई तो दहेज देना पड़ेगा, दहेज कहां से आएगा, ठीक है। पर धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी पोस्टों में, जैसे अब मेडिकल में भी तुम्हें बराबर का वो मिल गया ना आरक्षण, गर्ल्स बॉयज को बराबर का, ये लगभग ठीक है। बिहार में वो थोड़ा बहुत अंतर है, कहीं मतलब ऑल इंडिया लेवल पे बात करो तो लगभग बराबर है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। समझ में आया? तो जरूरी था जिससे क्या हो, थोड़ी सी, ठीक है, पर थोड़ी सी की जगह चीजें सही रहे तो अच्छी हैं। समझ में आया? तो तभी तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो फीमेल पढ़ी लिखी हैं वो चीजों को मेंटेन करना जानती हैं, पर जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको चीजें ऐसी मिल जाती हैं तो दुरुपयोग भी करती हैं। यार अपने ऊपर मत ले जाना, तुम पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि समाज में देख रहा हूं कि जहां पर उल्टा हो गया, पहले सास अत्याचार करती थी बहू के ऊपर, अब उल्टा हो रहा है, नहीं नहीं, बहू, हाँ, अब उल्टा हो रहा है, बहू अत्याचार कर रही है सास के ऊपर। समझ रहे हो? हाँ, चीजें हर तरीके की है, पर ऐसा नहीं होता, दोनों टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। क्यों कुछ हो रहा है? मतलब रियलिटी है ये, तुम लोग भी देखते होगे समाजों में कि बड़ा बुरी स्थिति चल रही है, ठीक है। हाँ, धमकियां दे दी जाती हैं, 2 मिनट के अंदर पुलिस केस हो जाएगा, अंदर कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर दो, हाँ, जो भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर चल रही हैं, पर गवर्नमेंट चाहती है चीजें इक्वलाइज हो जाएं। इक्वलाइज का मतलब कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट ना हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से फ्रीडम से निर्णय ले पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, आरसीएस भी अपना समझाने की कोशिश कर रहा है। आरसीएस कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, लड़का हो या लड़की, ठीक है, ठीक है। दहेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे कि पेरेंट्स को कहने लगे कि लड़की है तो दहेज कहां से लाएंगे। हाँ, किसी के पास पैसा है तो खूब लुटाए, खूब दे, अच्छी शादी करे, पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं आया क्या? प्रेशर का मतलब ये बारात पहुंच गई, अब भावर तभी पड़ेंगी, बाइक चाहिए या बाइक या जो भी इसको रिक्वायरमेंट हो, आगे तभी होगा, लड़का तभी जयमाला डालेगा, यहां पर इतना चीज चाहिए। यार क्या चक्कर है, नीचे क्लास में बच्चे बोल रहे थे बीटी सर डिफेंडर मांगी है, अरे भाई समझ में आ गया। बीटी सर कहते हैं ना सब खुद ही कमा लेंगे भाई। चलो, अगर डिफेंडर ले ली ना उनने तो जिंदगी भर समझ रहे हो, जूते मिलेंगे फिर उनको, कोई भी इंसान हो। इसलिए कह रहे हैं कि जो जो एकदम इक्वलिटी से शादी करता है कि ना तुम्हें देना है ना हमें देना है, दोनों बराबर मिलकर खर्च करेंगे तो दोनों सुखी रहेंगे हमेशा, कोई किसी का समझ धमकी नहीं होगी, नहीं तो फिर बहुत बुरी स्थिति होती है, ठीक है। रियलिटी है, तो समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट का यही रहा है, आरसीएच ने भी यही कोशिश की है इस प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस फैलाने की कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, लड़के की चाहत में आप लड़कियों का नंबर बढ़ाते जा रहे हो, तो नेचर डिसबैलेंस होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उसके साइड इफेक्ट परिणाम बड़े घातक हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और लास्ट में इन्होंने सोशल या कह सकते हो जो जो बच्चों के लेवल पे क्राइम होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे के लेवल पे जो क्राइम होते हैं, बच्चे अनअवेयर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपने देखा होगा एक बीच में एक मुहिम चली थी, गुड टच बैड टच, याद आया था? हाँ, तो अभी भी स्कूल्स में चलता है गुड टच, बड़े मैक्सिमम स्कूल्स में चलाया जा रहा है। तो छोटे बच्चे हैं, और ये ऐसा नहीं है ये गर्ल्स के लिए ही है, यस बॉयज के लिए भी है, ठीक है। समाज किस हद तक गिर चुका है तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। लोगों का मेंटल स्टेटस कितना गंद, मतलब कितना गड्ढे में जा चुका है, समझ रहे हो। तो अब तो सऊदी वाला नियम लगाना चाहिए, गोली मारने का सीधे,
समझ रहे हो, सीधा फांसी टांग देना खुलने में। वो चीज होनी चाहिए, धीरे धीरे चीजें अवेयरनेस आनी चाहिए, तब जाकर के शायद चीजों, भाई समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट हैं, वहां टैक्स नहीं है, पर टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू होता है किससे, इस तरीके के जो पनिशमेंट मिलते हैं वहां पर। ठीक है, वहां आपने रोड पे गलत गलत पार्किंग कर दी गाड़ी, पनिशमेंट तगड़ा है आपका। आपने गंदगी फैला दी, तगड़ा पनिशमेंट है आपका। ठीक है, वहां इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए वहां का सिस्टम इतना जबरदस्त है, मतलब बहुत बेहतर तरीके से। कहीं क्राइम नहीं है वहां, लड़कियां एकदम मतलब कोई डर नहीं है वहां पर, आप बिंदास होकर घूम सकते हो कहीं पर भी, क्योंकि वहां रूल्स रेगुलेशन बड़े टाइट हैं। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट बड़ी इस मामले में सख्त है। इंडिया उल्टा है, यहाँ पर सब सब बिका हुआ है यहाँ पर। और समझ लो बिका हुआ क्या मैं बताऊं, जो रक्षक है वही भक्षक है। जितनी भी बड़ी बड़ी तस्करियां हो रही हैं उसमें गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हैं सारे के सारे। मतलब मैं, सही बात नहीं है, यही है, यही है, समझ रहे हो। इसलिए कह रहा हूं, जो रक्षक है वही भक्षक है। समझ में आया नहीं आया, तो ध्यान रखना है, ज्यादा अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम सही हो तो ही सब चीज सही है, अगर तुम सही नहीं हो तो चीजें खराब है, वो आता लगे। और कोई रक्षक रक्षक नहीं है यहाँ की, जैसा बख्शेगी बख्शेंगे मान के चलो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी समझ में आई। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले आरसीएस का ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, माध्यम ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल का भी इन्वॉल्वमेंट। किस चीज की अवेयरनेस, चार चीजों की अवेयरनेस। नंबर वन, गोनेट्स की अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन, ठीक है, एडोलसेंस एंड होने वाले चेंजेस। तीसरा, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। और लास्ट में खतरनाक परिणाम क्या होंगे, एसटीडीज और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां। स्ट्रेटजी क्या अपनाई इसके लिए, दो ग्रुप को सेलेक्ट किया, मैरिजेबल एज ग्रुप, फर्टाइल कपल। उनको किस चीज की अवेयरनेस दी गई, नंबर वन, जितने भी टाइप के कह सकते हो आप ये डिवाइस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उनकी अवेयरनेस। फिर भी बेबी कंसीव कर लेते हैं तो मदर की केयर कितनी जरूरी है। ठीक है, पोस्ट नेटल मदर और बेबी की केयर कितनी जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल चाइल्ड को, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से होने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट। अब इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या करना चाहिए। समस्या शहरों में नहीं है, समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सेक्स एजुकेशन की बात करता है, औरतें घूंघट रख के रखती हैं, सेक्स की बात कहां से कोई कर लेगा। समझ में आया, हाँ तो भाई सच्चाई है। ठीक है, उनसे कहीं कोंडोम की कोई बात कर ले, ठीक है, कोई कर सकते हैं बात, बताओ, मैं बेल में भी बात करूं खुले में पंचायत में मार देंगे उसको, कैसी बात कर रहा है ये। समझ में आया, हाँ रियलिटी है। अभी भी जैसे मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूं, सैफई सुना है, सैफई मुलायम सिंह का गांव है, उससे पहले ही करहल पड़ता है, करहल। अभी भी बड़ी बड़ी यंग लड़कियों को अंडरग्राउंड मार दिया जाता है, अपने परिवार के लोग, भाई रिश्तेदार, अगर जरा सा भी उसका अफेयर पकड़ा गया कहीं, अंदर ही मार के अंदर ही गाड़ देंगे। ठीक है, घर के अंदर मार के गाड़ देंगे। क्या बोला है, कौन बोल रहा है, है ऐसे लोग समाज में हैं जो भी थे, इसलिए तो एक्चुअल में बहुत खतरनाक कंडीशन है। अभी भी ऐसी मानसिकता के लोग यहां पर भी हैं, सोचो, तो वहां तो होंगे ही। समझ में आया, तो रियलिटी है। समझ पा रहे हो मेरी बात, अभी आप थोड़ा फेस करोगे, क्योंकि देखो मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसका ग्राउंड लेवल पर होना बहुत जरूरी है। तुम अच्छे डॉक्टर तभी बन सकते हो, तुम जितने ग्राउंड लेवल पर होगे उतने अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, जितना आप ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर होगे उतना ही समझोगे चीजों को, तभी आप ट्रीटमेंट दे पाओगे। अपना हाई फाई उड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, डब्बू डॉक्टर बन जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, और क्या होगा, बेकार डॉक्टर होगा, जानते ही नहीं है कि आम आदमी को परेशानी क्या है। ठीक है, परेशानी किसको होगी, परेशानी एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे, वो अपनी लैंग्वेज में बातें बताएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि है क्या, क्योंकि आपने वो चीजें फील ही नहीं की। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर वही इंसान उठ सकता है जो बहुत नीचाई इसने देखी हो। समझ रहे हो, जो ऊंचा देखा वो क्या उठेगा ऊंचा, मैं सच्चाई है, बुरी लगे चाहे जो बुरी लगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या था, ग्रामीण क्षेत्र चूज किए गए। अब मैं जब सैफई की बात कर रहा हूं, तो मेरा गांव सैफई से पहले करहल, करहल से भी 3 किलोमीटर अंदर गांव में होता था। तो पहली बार सैफई के अंदर जब मुलायम सिंह बने थे, ठीक है, मिनिस्टर, तो बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी वहां, ऊंची ऊंची, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। ठीक है, लोग तो वही थे ना, तो हम देखने गए भाई,
देखा अभी जो निकलते थे बड़ा लग रहा है गाँव नहीं लगी ना, शहर बना दिया ना, तो भाई बॉम्बे बना दिया, इतना अच्छा बना दिया। तो हम गए एक दिन गाँव में, ठीक है, देखा कि हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही भैंस बंधी हुई है। नहीं है क्या? क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग तो बना दी, पर अब उन गांव के अंदर डॉक्टर थोड़ी ना आएंगे। भाई स्टार्टिंग तो यही हुआ था, ठीक है, अब लोग तो वही थे, उन्हें खाली पड़ा है, क्या करें था कि घूटा गाड़ा वहीं मानना चालू कर दो, ठीक है। क्या अभी तो स्टार्टिंग में यही हुआ था, ठीक है, तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ, तो ठीक है बिल्डिंगें बनी हुई हैं और प्लास्टर झड़ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ होगा ही नहीं। तो हमने कहा फालतू में मुलायम सिंह जी ने पैसा बर्बाद कर दिया। फिर धीरे धीरे नियम चेंज हुए, इंटर्नशिप वाली चीजें आई, बच्चों के लिए ये कहा दिया कि 1 साल तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अब तुम्हें गाँव की करनी पड़ेगी भाई, एक एक हाँ 1-1.5 साल की वो तुम्हारी कंपलसरी है वो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर डॉक्टर की सपोर्ट स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ने चेंज हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें बनी हुई, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। फिर वहां भैंसें निकाली गई, चीजें साफ सुथरी की गई, डॉक्टरों को बैठाना चालू किया, पर उतना भी सफिशियंट था क्या? नहीं। अब पेशेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब दर्द दहरो है, ठीक है, डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, बिल्डिंग भी है पर दवाई नहीं है, सर्जरी करनी है थिएटर ही नहीं है, ऑक्सीजन निकली जा रही है, वो दम निकला जा रहा है, ऑक्सीजन लगानी है सिलेंडर ही नहीं है। समझ में आया? तो अब क्या थी, मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट, बिना मटेरियल सपोर्ट के कुछ हो सकता है? नहीं। तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ठीक है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना, तीसरा मटेरियल सपोर्ट। तब जाकर के आप एक सुनहरे भविष्य को देख सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज में सपोर्ट मिलेगी? जैसे क्या होती है, प्रेगनेंसी बड़ा कॉमन है, ठीक है, मुझे एक केस याद है, रात का केस था जब मैं गांव में था, ठीक है, छोटा था मैं उस समय, तो प्रेगनेंसी का केस आया था, पर गांव था, गांव में तो एक आवाज पे लोग पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि भाई दर्द हो रहा है, कोई लेडीज थी, ठीक है, उठा के एक गांव उस वाले घर से एक बैल लाया गया, उस वाले दूसरे घर से एक बैल लाया गया, एक की गांव गाड़ी थी, गाड़ी में बैल बांधे गए, ठीक है, वो तरपाल थी, तरपाल उठा के डाली गई तेजी से, ठीक है, उठा के वो परेशान थी, उसको उठा के लिटाया गया गद्दा डाल करके, अब दौड़ाए गए बैल, ठीक है, रस्ते में, फिर रस्ते में पता नहीं जो भी हुआ होगा, ठीक है, दौड़ाए गए, दौड़ा करके उनको पहुंचाया गया होगा करहल, वहां से 4 किलोमीटर दूर था, ठीक है, और 4 किलोमीटर दूर का मतलब है 1 घंटा, क्योंकि समझ रहे हो सड़कें नहीं होती थी, खेतों में से कच्ची सड़क निकाली जाती थी और बैल दौड़ते थे धड़ 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 धड़, समझ, ऐसे में डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी कई केसों में, तो ठीक है हो जाती झटके लगने से, ठीक है, तो इतनी दिक्कतें होती थी उस समय, मुझे याद है, वो एक ही केस मुझे याद है, तो ऐसे और भी केस होते होंगे, ठीक है, तो वो तो मेरे केस, कई गांव तो बहुत दूर दूर होते हैं, वहां क्या होता होगा पता नहीं, ठीक है, एक्चुअल में रियलिटी जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब गांव में गवर्नमेंट ने, इस गांव में का मतलब है इस आरसीएच ने गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, फिर धीरे धीरे उसने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को वहां अपॉइंट किया, फिर धीरे धीरे मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई, तब जाकर के आज की डेट में गांव में जो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, एसटीडी, बताओ एसटीडी किसी को हो जाए गांव के आदमी को तो मर जाएगा, वो किसी को बता भी सकता नहीं है। जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस में जैसे मैं अगर मेल में के केस में करूं तो पेनिस के अराउंड वाइट 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 दाने निकल आते हैं, ठीक है, तो अब एक डर की वजह से इंसान छुपाएगा, किससे बात करेगा क्या है, पर कुछ दिनों में सही भी हो जाते हैं, सोचा सही हो गए, ठीक है, ये तो लगेगा फालतू में मैं परेशान हो रहा था, पर ये नहीं पता वो सेकंड स्टेज में एंटर कर रहा है। सेकंड स्टेज में एंटर करने का मतलब है अब दूसरे सिम्टम आएंगे, फीवर आएगा और चीजें आएंगी, फिर वो भी तुमने निकाल दिया तो फिर तीसरा स्टेज आएगी, उसमें होगा डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, और जब डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन होगा तो इंसान बचेगा, ठीक है, डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन की वजह से इंसान मारा जाएगा। तो कई एसटीडी तो इतनी खतरनाक भयानक है कि इंसान समझ ही नहीं पाता और मर जाता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत खतरनाक रोग हैं, ठीक है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अवेयरनेस बहुत जरूरी था, ठीक है। एड्स, और एड्स सोचो, एड्स का तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना लंबा है, 5 से 10 साल, समझ में आया, तो इतने में तो खेल हो जाएगा सारा का सारा, तो लोगों को अवेयर करना इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। इनफर्टिलिटी बड़ा कॉमन था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, बड़ी कॉमन है, तो इन सब के अंदर इन 3 चीजों से हेल्प मिली, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, समझ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टी और मटेरियल सपोर्ट, ये समझ में आई, ठीक है, ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के उन्होंने यूज किए, इतना बस क्लियर है ना। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, 4 एस्पेक्ट, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, अगर आप इन चारों एस्पेक्ट में हेल्दी हो तभी सही मायने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा, ये तो खैर इन जो चारों एस्पेक्ट जहां मिलते हैं, सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इंडिया वाज among the
फर्स्ट कंट्री, पूरी दुनिया में पहला कंट्री इंडिया ही था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल बनाया और पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का 1951। ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। समझ में आया? कोई डाउट? और बाद में इसको मॉडिफाई किया और क्या बना दिया हमने, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। याद रहेगा, ये टिप्स पर आना चाहिए पूरी कहानी की तरह। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए क्या किया, ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया, ठीक है, ऑडियो वीडियो मतलब ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्कूल, ठीक है, शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड। क्लियर है बिल्कुल? किस चीज की अवेयरनेस? चार एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस होने वाले चेंज, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स। इसके लिए क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई? इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? दो ग्रुप सेलेक्ट किए। कितने ग्रुप सेलेक्ट किए? दो। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप सेलेक्ट किए? फर्टाइल कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग। समझ रहे हो ना मेरी बात? फर्टाइल कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों को सेलेक्ट किया गया। क्या बताया गया कि भाई कौन कौन से अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, ठीक है, फिर भी अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मदर की और फीटस न्यू बॉर्न बेबी की कितनी जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो मेल और फीमेल चाइल्ड को, ठीक है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो क्या होगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, और सोशल, ठीक है, एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम जो बच्चों लेवल पर होते हैं, ठीक है, गुड टच बैड टच जो मैंने बताया आपको, इन सब की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? डॉक्टर बनो या ना बनो, ये सब चीजें आपकी नैतिक दायित्व है। समझ में आया? समाज के अंदर कि आपको अगर जैसे मेल की अगर बात की जाए तो मेल को परुष कहते हैं ना कि पुरुषार्थ तुम्हें दिया गया। पुरुषार्थ का मतलब समझते हो? तुम्हें एंड्रोजन दिया है नेचर ने। क्यों दिया है एंड्रोजन? लोगों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी एंड्रोजन। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसीलिए एंड्रोजन, और सही मायने में सही पुरुषार्थ उसी को कहेंगे जो इन एस्पेक्ट को फॉलो करता है, जो वास्तव में हर मायने में हेल्दी है, तो वही पुरुषार्थ है। ठीक है, उसी कहते हैं कि मतलब उसमें शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि वही एक्चुअल में सही मायने में मतलब मेल है, ये कहते हैं कि मतलब पौरुष है उसके अंदर। ठीक है, नहीं तो बेकार है सब कुछ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया भाई, समझ में आ गया? कोई रटने वाला नहीं है इसके अंदर, हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से कनेक्टेड। भाई पहले समझाया जाएगा, फिर भी बेबी कंसीव हो जाता है तो मदर की केयर होगी, मदर की केयर होगी तो पोस्टनेटल केयर बेबी और मदर दोनों की करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है, मदर के लिए भी जरूरी है, बच्चे के लिए भी जरूरी है, मदर को भी बचाएगा, बच्चे को भी पैसिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो मेल और फीमेल को, नहीं दोगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से समस्या जो होती है उसको बताया गया है। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना है तो तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए इंप्लीमेंटेशन के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, मेटेरियल सपोर्ट चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या फायदा मिलेगा इनसे? भाई बेसिक फायदे हैं, प्रेगनेंसी में मदद मिलेगी, डिलीवरी में मदद मिलेगी, एसटीडी में मदद मिलेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, एबॉर्शन जो होते हैं उनमें मदद मिलेगी, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एक हर एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर होती है, उन सब में सपोर्ट मिलेगी इससे। गवर्नमेंट में मतलब आरसीएस का मेन उद्देश्य यही था। आई या नहीं आई? पक्का? रट्टा नहीं मारना, समझना चीजों को पुरो करके, एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, क्या इतना सफिशियंट है? नो। इसके अलावा गवर्नमेंट को समय समय पर नई नई टेक्निक को इजाद करना चाहिए, खोजना चाहिए। नहीं आया क्या? तो गवर्नमेंट ने एक टेक्निक खोजी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के हम उसमें मिलने वाले सेल्स, बेबी के सेल्स की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम्स, तो दो क्या होंगे? सेक्स क्रोमोसोम।
समझना मेरी बात। इससे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा हीमोफीलिया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है। जैसे आपने सुना होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद आया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है। सीकल सेल एनीमिया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है। 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 4 पे ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? ढेरों सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, पर 4 आपको याद रखने हैं, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्लियर है बिल्कुल? तो ऐसे एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इस टेक्निक को इजाद किया, जिसमें अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो हमने एक इंजेक्शन बनाया है, 1 से 2 करोड़ रुपए के आसपास उसकी कीमत है, डिपेंड करता है, वेरी करता है। हाँ, पर शर्त है वो इंजेक्शन ऐसे बच्चों को जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर लग जाने चाहिए। अगर 1 साल से ऊपर जा रहे हैं फिर काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये टेक्निक जरूरी है। अगर आपको पहले से पता चल गया कि आप किसी के बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो वो तैयार रहेगा किस चीज के लिए, कि बच्चे का जन्म हो 1 साल के अंदर अंदर मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, बच्चे को अपने को रिकवर कर लूंगा। नहीं आया क्या? अब वो अवेयर ही नहीं है तो क्या होगा? सब्सिडी के बाद है इंडिया में। और बहुत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत कॉमन होता जा रहा है। कई देखे होंगे आपने, जो एनजीओज हैं वो ऐड निकाल रहे हैं कि इस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आप सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट इसलिए करो क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है उसका। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से 1 से 2 करोड़ एक इंजेक्शन का प्राइस है। अब देखो, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब जैसे कैंसर की जो इंजेक्शन बन रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, ये भी 2-3 करोड़ रुपए इनकी कीमत थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन कंपनियों से टाई अप किया, टाई अप करके, समझना अभी बनी नहीं है इम्यूनोथेरेपी, सक्सेसफुल नहीं है। समझना मेरी बात। इंडिया को इन्होंने रिसर्च सेंटर बना दिया। अब इंडियन से क्या करें, पैसा भी ले रहे हैं ये लोग। ठीक है, 3 से 3.5 लाख रुपए एक इंजेक्शन का लेते हैं। ठीक है, और ये सब्सिडाइज करके इट इज अ क्लिनिकल ट्रायल, और इंडियंस के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं इसके। और किसी को बताया नहीं जा रहा कि ये ट्रायल का मामला है। इम्यूनोथेरेपी हल्ला मचा हुआ है ना, वो थेरेपी, सारी इम्यूनोथेरेपी ट्रायल बेस पर चल रही है। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, मदर की डेथ हो गई मेरी। ठीक है, बहुत सारे यूएस से मैंने बात करी, कई डॉक्टरों से बात करी, तो इंडिया में तो ट्रायल चल रहे हैं इसके। एक भी एविडेंस है नहीं कि सक्सेसफुल इसका वो हो। ठीक है, पर चार्ज भी देना पड़ रहा है इंडियंस को, और ट्रायल भी हो रहे हैं। ये इंडिया की बहुत गंदगी है डॉक्टर्स की, यहाँ मतलब डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ जल्लाद हैं, राक्षस हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। जबकि किसी और कंट्री के अंदर अगर कोई भी ट्रायल होगा, ठीक है, तो आपको एक एक चीज बताई जाएगी, रिटन में साइन लिए जाएंगे कि आपको किसी चीज बताई जा रही है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम ये ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेंगे। पर हो सकता है आप बच जाओ, हो सकता है आप ना बच पाओ, इट इज अ ट्रायल। आप कहोगे तो ही करेंगे, नहीं तो हमारे पास अभी करंट जो अवेलेबिलिटी है इन चीजों की है। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ठोक के कहते हैं कि बढ़िया इलाज है, इम्यूनोथेरेपी बेस्ट है, बंडर ड्रग है, जो कहते हैं बंडर ड्रग है, ये तो विदेशों का इलाज है, यहाँ इंडिया में हम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसलिए चीजें हम इतनी सस्ती दे पा रहे हैं आपको। ठीक है, नहीं तो ये तो करोड़ों का खेल है। ये नहीं बताया इट इज अ क्लिनिकल ट्रायल, ये नहीं बताया। समझ में? हजारों में से किसी एक को सूट करता है, बाद भाई को सूट ही नहीं करता, वो उल्टा खत्म और हो जाता है इंसान। ठीक है, रियलिटी है ये। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल सच बता रहा हूं, क्योंकि जब मेरा 5-6वां इंजेक्शन लगा था मदर को मेरा, तो इंजेक्शन अभी लगा, शाम को डिस्चार्ज घर पहुंचा तो अचानक शॉक आया बॉडी के अंदर उनको। ठीक है, मतलब कार्डियक अरेस्ट। तब मालूम पड़ा अचानक से कि एक अभी इंजेक्शन लगने से पहले सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, अचानक बॉडी में क्या हो गया कि बॉडी एकदम एसिडिक हो गई। समझ रहे हो? तब फिर मैंने इंक्वायरी की, बहुत सारी पता लगाया। हाँ, 6 लग पाए थे, लगने तो बहुत 18 थे। ठीक है, मतलब तब मेरे समझ में आया कि यहाँ एक्चुअल में बहुत गंदगी है। मतलब ये डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टारगेट पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं किसको किस लेवल पे काटा जा सकता है, उतने लेवल पे काटो जितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, और यही चल रहा है। और कई तो वहां मैंने से गरीब भी देखे थे, जो मैंने मिला था उनसे, जो ये थेरेपी करा रहे थे, वो अपना जमीन बेच के आए थे, सब घर जमीन बेच के। कोई कोई घर का मेंबर हो तो इंसान जो सोचता है उसको बचाने के लिए अपना पैसा तो फ्री कमा लेगा। ठीक है, किसान है अपना कर लेगा, जो कर लूंगा, पर बचा लें इनको अपने कैसे भी। ठीक है, तो अपना इंसान सब करता है पूरा पूरा, पर इनको कोई इमोशन नहीं होते, इनको तो बस ये है कि हाँ
तभी कह रहा हूँ जरूरत है तुम जैसे अच्छे लोगों की, जो अच्छे लोग जाके बने डॉक्टर, चीजें चीजें चेंज करें। चेंज नहीं हुई ना तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है बेटा सब। ठीक है, तो डॉक्टर भी बनना है और अच्छा डॉक्टर बनना है, और मेडिकल फील्ड में पैसा बहुत होता है भाई। तुम ईमानदारी से काम करोगे तब भी बहुत पैसा है, तुम सोच नहीं सकते उतना पैसा है। ईमानदारी से काम करो तब भी, ठीक है। पर वो ख्वाहिश ना कि उस, ऐसा भी एक आज एक डॉक्टर का आर्टिकल पढ़ा था मैंने 2 दिन पहले, कि कुछ सालों में 3 से 4 सालों में आज वो कई हजार करोड़ का मालिक बन गया। 3 से 4 सालों में कोई डॉक्टर कई हजार, 800 करोड़ या कितने करोड़ का मालिक। तो उसको दूसरा पड़ेगा यार ये बन सकता है 3 साल में इतने 1000 करोड़ का, मैं क्यों नहीं बन सकता। जरूरत नहीं थी, जरूरत तो वो 50 लाख रुपए कमा रहा है बहुत होते हैं भाई, समझ रहे हो ना। पर इन्फ्लुएंस हो गया ना उससे, बस वो भी चालू कर देगा ये काम। यही है, कुछ है ही नहीं। याद हो गया था ना। इसके लिए क्या किया हमने भाई, खाली सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के अलावा हमें क्या करना है, नई नई चीजें ऐड करनी है। तो ऐड में हमने क्या किया, एक टेक्निक ऐड की इसमें हमने, का मतलब आरसीएच ने, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का काम क्या था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए और समय पर उसका इलाज हो जाए इसके लिए। अगर इलाज नहीं हो सकता तो उस बच्चे को आप एबॉर्ट भी करा सकते हो। बताया जाता है कि इसका इलाज नहीं है, ये बच्चा आगे जाके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेगा, एबनॉर्मल बेबी होगा, क्या आप उसको रख पाओगे, नहीं तो आप समय से इसको एबॉर्ट करा लो, ठीक है, एबॉर्शन करा लो। इसके लिए टेक्निक बनाई गई। पर जैसे ही आप क्रोमोसोमल स्टडी करते हो तो एक्स वाई क्रोमोसोम भी तो देख लेते हो आप। बस जैसे लोगों को मालूम पड़ा अरे तेरी, इसे तो एक्स वाई भी मालूम पड़ रहा है, ठीक है, जैसे उनको मालूम पड़ा लड़की है, नॉर्मल है पर लड़की है, भाई एबॉर्ट कर दो, लड़की नहीं चाहिए मुझे, मुझे लड़का चाहिए था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये गर्ल्स है, और गर्ल्स है मार दो उसको। नहीं आया क्या। तो जब से लोगों को पता चला कि इसका मिसयूज होना चालू हो गया, किसका, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ गए। पहले नहीं थे भाई, लोग जानते नहीं थे, तब से इसके केस क्या हो गए, बढ़ गए। तो इस प्रोग्राम ने ही, आरसीएच ने ही इसको लीगली, लीगली जब टर्म आता है मतलब लॉ आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, लीगली इसको संवैधानिक तरीके से समझना, इस पर प्रतिबंध लगाया, बैन किया। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब है संवैधानिक तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया और इसको रोका गया। किसके लिए, किसके लिए रोका गया इसको, ओनली फीमेल फिटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। समझना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस पर बैन लगा है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता लगाने के लिए इस पर बैन नहीं है। बच्चों को क्या लगता है कि बैन लग गया तो बैन लग गया ना, किस चीज के लिए बैन लगा है, सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, समझ में आई, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता लगा सकते हो। कोई डाउट, पूरी एनसीईआरटी हो रही है, टेंशन मत करो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन करा रहा हूं कहानी की फॉर्म में, अगर तुम विश्वास करते हो तो पूरी कहानी याद हो जाएगी दिमाग में एकदम सेट। एक एक लाइन कवर कर रहा हूं और बहुत पिरो पिरो करके, नहीं तो ये चैप्टर ऐसा था कभी बच्चे को याद नहीं होता था, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं, कभी किसी को याद ही नहीं होता था। फिर मैंने एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस की फॉर्म में कहानी बनाई पूरी, तब जाके आज बच्चे को टिप्स पर है, बच्चा एक सांस में सुना देता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। तो कौन सी टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस, किसके लिए बनाई गई थी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता लगाने के लिए, जैसे हीमोफीलिया, सीकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 4 याद रखने हैं, इसके लिए बनाई गई थी। पर मिसयूज क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ गए। तो इस प्रोग्राम ने क्या काम किया, इसने इसको स्टैट्यूटरी बैन किया, संवैधानिक तरीके से इसको रोका, प्रतिबंध लगाया कि भाई इसको सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे, तो मारे जाओगे, ठीक है। डॉक्टर की भी आफत और पेरेंट्स की भी आफत, जो भी करेगा। समझ में आया, कोई डाउट, मिसयूज समझ में आ गया। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस में पता चलता है कि बेबी एबनॉर्मल है तो किस वीक तक ये सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित का मतलब है आप एबॉर्ट करा सकते हो, वही 14 से लेके 18, फर्स्ट टाइम इस तरह से याद रख लो। पर एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखा है 14 to 18 वीक, इतने तक सेफ है। सेफ का मतलब अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो आप एबॉर्ट करा सकते हो। कोई डाउट, करते कैसे हैं, जैसे छोटा बच्चा है यूट्रस के अंदर है, तो आप जानते हो इसकी स्किन की सेल टूट टूट के गिरती रहेंगी इस फ्लूइड के अंदर, हाँ है ना भाई, ग्रोथ होगी तो स्किन की सेल हट के निकलेंगी। आपने अल्ट्रासाउंड लगाया,
और प्रॉपर तरीके से देखा और इंजेक्शन से फ्लूइड को निकाल लिया, तो फ्लूइड से आपको क्या मिल जाएंगे? सेल्स। आगे सेल्स, इन सेल्स में आप क्या देखोगे? देखोगे 44 इसमें ऑटोजोम है और एक्स और वाई का सेक्स क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम की स्टडी करने के साथ साथ आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम भी मालूम पड़ गए ना, तो बस इससे आपने सेक्स डिटरमिनेशन कर लिया। आई या नहीं आई? इसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, एमनिटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता लगाने के लिए। आई समझ में आ गया? ठीक है। साथ में जो तुम देखते हो ना, बड़े पैमाने पर मैसिव इम्यूनाइजेशन चल रहा है। हर बच्चे को पैदा होने के बाद गवर्नमेंट उसको फ्री में वैक्सीन लगाती है, जानते हो ये वाली बात? जैसे पल्स पोलियो अभियान चला था, तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाया था, उसको सारी फंडिंग यहीं से आती थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो जो कोरोना वैक्सीन लगी थी, वो फंडिंग भी इसी के थ्रू आई, आरसीएच के थ्रू। समझ, जहां भी इम्यूनाइजेशन की बात आती है, ठीक है, तो उसमें आरसीएच का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। समझ रहे हो? तो मैसिव इम्यूनाइजेशन, तो एनसीईआरटी में दे रखा है इस लाइन को, ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा, ये सब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, बड़े लेवल पर, इंडिया लेवल पर जो इम्यूनाइजेशन चल रहा है। समझ में आया नहीं आया? क्या इतना सफिशियंट है? मैंने बताया साथ साथ में इन्होंने ये डाउन सिंड्रोम, ये चार याद रखने, इन पे क्वेश्चन आएगा। मिसयूज पूछेगा। मिसयूज क्या? नॉर्मल फीमेल फीटिसाइड के केस ये मिसयूज हुआ है इसका। समझ में आ गया? ठीक है। क्या इतना सफिशियंट है ना? उस समय एक भाई जनसंख्या तो बढ़ी रही थी, तो कॉमन टैबलेट चलती थी, माला डी, माला एन, डेली, ठीक है। समझ रहे हो? ये गोलियां रोज ली जाती थी, ठीक है। गवर्नमेंट इसको बहुत ऐड करती थी, जगह जगह ऐड आते थे, घर में इनके नहीं, गांव गांव में जाकर के प्रोग्राम, एनजीओ होते थे, इनके पत्ते बांटते थे कि भाई खट्टे आपको चुपचाप से पॉकेट पकड़ा दिया, आपको यूज करने हैं ये, ठीक है। रोज खाओ बच्चा, जब आप चाहोगे तभी होगा। गांव गांव में जाकर के इसके मतलब मेल और फीमेल के ग्रुप बनाए गए थे, इनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना था। खूब बटी, क्योंकि गवर्नमेंट को जनसंख्या कंट्रोल करनी थी। गवर्नमेंट को मतलब नहीं लोग जिए मरे। इसमें क्या थे? सब में स्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरोन होता है जो मेन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तुम सोचो प्रोजेस्टेरोन बाहर से डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, स्टेरॉइड्स। समझ रहे हो? अभी मुझे लंग इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर डर रहा था, क्योंकि दवाएं काम नहीं कर रही थी। मतलब एबॉट, एबॉट बहुत अच्छी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, हाँ। तो उसकी सुपर सुपर एंटीबायोटिक्स, उसकी बड़े बड़ी चीजें मेरे लंग्स पर उन्होंने अप्लाई की, पर मेरी खांसी नहीं रुक रही थी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज, अभी भी मैं कंटिन्यू बहुत सिरप, और अभी मैं खाता पीता रहता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज अभी भी मैं सुबह बहुत सारी चीजें। अब मैं ठंडा खाना छोड़ दिया, गर्म खाना छोड़ दिया, तेज बोलना छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कहा जरा भी इन्फेक्शन थोड़ा सा भी यहाँ पर होगा गले पे यहाँ पर, तो आपका कफ बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा मेंटेन करो, ठीक है। और थोड़ा ठंडा गर्म तो हो ही जाता है ना, क्लास गर्म है, बाहर ठंडा, फिर वहाँ दिल्ली बहुत ठंडी है इस समय, ये पटना थोड़ा गर्म है, फिर दौड़ भाग कर रहे हो, एयरपोर्ट गर्म है, बाहर निकले फिर ठंडा, तो इससे क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और घूम रहे हो, फिर रहे हो, बच्चों से भी इन्फेक्शन मिल जाता है, एयरपोर्ट पे जा रहे हो वहां इन्फेक्शन मिल जाता है। मेरे बगल में सीट है, खुल खुल खांस रहा था वो उस दिन, मुझे याद है। मैं वो खूब कोशिश कर रहा था, अब एयरपोर्ट में क्या जरा जरा सीटें हैं, आप बस बैठ गए, अब खांस रहा है तो खांस ही रहा है, ठीक है। अब फिर मैंने मास्क रखना चालू किया, एयरपोर्ट पे जब बैठता हूँ तो मास्क लगा के बैठता हूँ मैं, तो बड़ा मतलब केयर करने पड़ेगी आपको। तो अब डॉक्टर ने कहा कि हम स्टेरॉइड्स देंगे, पर बहुत लास्ट स्टेज में देंगे, क्योंकि स्टेरॉइड से आप सही तो हो जाओगे, साइड इफेक्ट बहुत तगड़े हैं। जितने भी खोखे वाले डॉक्टर होते हैं, समझ गए ना मेरी बात? चांदसी, चांदनी क्या होते हैं, लिखे होते हैं, चांदसी ना, हाँ, चांदसी या आयुर्वेदिक करके लिख देते हैं। गवर्नमेंट ने टाइट कर दिया है इनको अब, ठीक है। ये क्या करते हैं? मतलब भाई झुग्गी झोंपड़ी के लोग होते हैं सीधे साधे, ठीक है, 20 रुपए फीस होती है, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत काम कर आए, उठा कर खोल लिया उन्होंने, ठीक है, कहीं कंपाउंडर कंपाउंडर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? इनको सही करना है तो स्टेरॉइड दे देते हैं तुरंत। क्या डॉक्टर है, 20 रुपए में सही कर दिया, वो 1000 रुपए फीस लेता है, सही नहीं करता। अब ये नहीं पता, अभी तो तुम सही हो गए, पर तुम्हारा शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है और ये रोगों का घर बन जाएगा, तुम मर जाओगे बहुत जल्दी। पर समझ रहे हो, जहां तक कि होम्योपैथी के नाम से खोल लिया है और होम्योपैथी में स्टेरॉइड्स की ड्रॉप डाल रहे हैं ये लोग, समझ रहे हो? इसलिए होम्योपैथी भी आज की डेट में सेफ नहीं है, समझ रहे हो? हाई पोटेंसी यूज कर रहे हैं, साथ में स्टेरॉइड्स मिला रहे हैं जल्दी, कहने के लिए। अरे एलोपैथी क्या करती है? होम्योपैथी बढ़िया काम करती है, होम्योपैथी दो ना आप, क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड्स थे। समझ रहे हो? कि मदर के लिए मैंने स्टेरॉइड वो यूज की थी, मैंने मेडिसिन बहुत सारी, तब मालूम पड़ा, डॉक्टर ने चेक किया इसमें स्टेरॉइड्स है इसके अंदर, तो फिर मैंने बंद की तुरंत ही, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स मतलब आज की डेट में बहुत खतरनाक होते हैं।
और वहां फीमेल को क्या कर रहे हैं हम, रोज स्टेरॉइड्स, रोज स्टेरॉइड्स। तो क्या होगा, हाँ भाई, ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ करता था इंडिया में, बाढ़ आ गई ब्रेस्ट कैंसर की, नहीं आई क्या? पर गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है, मर रहे हैं, जनसंख्या तो कमी तो करनी है, कुछ ऐसे कम होगी, कुछ ऐसे कम होगी। और फीमेल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जनसंख्या बढ़ाने में। भाई बेबी कंसीव कौन करता है, फीमेल। तो अगर फीमेल कम हो गए तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। सोचो गवर्नमेंट कितना गंदा सोच रही है। बनना मिनिस्टर, समझ में आया, और लाइन लगा देना सबकी, बेकार बनना भाई जरूरी। देखो डॉक्टर ही नहीं होता सब कुछ, डॉक्टर बनने के बाद, जैसे नहीं वो एम्स की वो थी डॉक्टर, मिस इंडिया बनी थी, क्या बनी थी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसने, मिस इंडिया बनी थी ना, हाँ। और मुझे नाम ध्यान नहीं है, मुझे देखा था, एम्स एम्स की डॉक्टर थी वो, ठीक है। तो ऐसा हो रही है तुम्हारी लिमिटेशन खत्म हो गई, उड़ो जितना उड़ सकते हो, ठीक है, समझ में आया। डॉक्टर बनने सिविल की तैयारी भी कर सकते हो भाई, कुछ भी बनो यार, तुम्हारे हाथों में, बस सक्सेस होते जाओ। एक ही भाई सक्सेस होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यार ये फोड़ दिए तो अगला फोड़ देंगे, समझ में आया। तो पर फोड़ो सही, कोई स्टार्टिंग तो करो ना। सबसे सरल एग्जाम है मेडिकल, पर जनसंख्या ज्यादा है इसके अंदर, बस ये दिक्कत है। सरल सबसे ज्यादा यही है, आईटी तो बहुत सरल है, पर लोग ज्यादा हैं, समस्या ये है, पॉपुलेशन ज्यादा है, समस्या। एक एक नंबर पे सारा खेल हो रहा है, इसलिए गड़बड़ है, नहीं तो इसे सरल एग्जाम कोई है नहीं। पर कोई नहीं, ठीक है, फोड़ना, ठीक है। जनसंख्या घट गई ना इतनी, अभी आने तो फरवरी, इतनी सी रह जाएगी, इतनी सी, समझ रहे हो ना। हाँ, जब सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन क्लासेस में और टेस्ट में तो मुझे लगता है आएंगे भी नहीं बच्चे, घर निकल लेंगे, ठीक है। बहुत कम, बहुत मुझे, जो मैंने कोटा कोटा खाली हो जाता था पूरा, ठीक है। कोटा तो दिवाली के बाद ही आधा रह जाता था, और दिसंबर तक आते आते 1/4, जनवरी फरवरी तक आते थे खाली, सब बच्चा घर निकल लिया, हॉस्टल में रुकता ही नहीं था बच्चा। वो कहता सर हम तो बस अब हम घर पढ़ लेंगे, ठीक है। कोटा का बता रहा हूँ मैं, अब तो कोटा है बचा ही नहीं, कोटा खत्म। इस साल 40,000 बच्चे का टारगेट है कोटा के अंदर, जहाँ 3 लाख 5 लाख बच्चा होता था। अब बहुत बुरी हालत है, लोग सुसाइड करने वाली स्थिति पर आ गए हैं कि लोगों ने अपना, हाँ, हॉस्टल से पूरा पैसा लगा दिया उन्होंने सब उसी के अंदर, ठीक है। पर उन्होंने लूटा भी बहुत है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब हम लोग गए थे कोटा के अंदर, जहां 5,000 रुपए फीस लगनी चाहिए वहां 25,000 रुपए ले रहे हैं। नहीं कर क्या रहे हो तुम भाई, नहीं नहीं इतना ऐसे कम नहीं होगा। तब बड़ा अजीब सा लगा था मुझे, बहुत सारे बच्चों को नहीं करा पाया था। समझ में आया बेटा, क्या आया, क्या आया, ये आया कि आरसीएच काम कर रहा है, छुपा हुआ नहीं है। आया मैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, इतना ही नहीं, जब लोगों को डेली के नाम से गोली रोज दी जा रही थी, तब आरसीएच ने सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्टों को प्रमोट किया कि भाई कुछ करो, कुछ करो। तब उन्होंने कहा करते हैं मेहनत, फंडिंग मिल रही है, और उन्होंने एक गोली बनाई, सहेली। कौन सी बनाई, सहेली। यूपी के लखनऊ के सीडीआरआई के साइंटिस्टों ने आरसीएच से हेल्प लेकर के, फंडिंग लेकर के, जो नॉन स्टेरॉयडल थी, कैसी थी, नॉन स्टेरॉयडल, रोज नहीं लेनी थी, वीकली, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 गोली लेनी थी। क्लियर है बिल्कुल, पहला। दूसरा, ये स्टेरॉयड नहीं थे, इसमें सेंट क्रोमन था। सेंट क्रोमन एक तरीके से एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाता है, जैसे ही एक होता है एंटी प्रोजेस्ट्रॉन, वो कौन होता है, मिफीपेरिस्ट्रॉन, याद आया, RU486, अरे एबॉर्शन के लिए यूज करते हैं, हाँ, आईपीएल के नाम से आता है, ठीक है, मिफीपेरिस्ट्रॉन, ठीक है, RU486। तो ये सिंगल टैबलेट होती है, वो एंटी प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट दिखाती है, जबकि सहेली एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाती है, यानी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है और एस्ट्रोजन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है। एंडोमेट्रियम ठीक ही नहीं हो पाती, जब एंडोमेट्रियम ठीक ही नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, मरुला बनेगा, बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा। समझ में आई। तो ये अगला इसका जो रोल है वो है सहेली। क्या है, सहेली। स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल है, कहां के साइंटिस्टों ने बनाई, कहां पर है, कौन सी स्टेट, कोई है यूपी का,
कौन है? बस मैं ही हूं? तुम किस जब कहां से हो तुम? बिहार के? सब कहां से आए? कितने लोग बिहार के हैं? अच्छा, बिहार से बहुत हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा था बच्चे एक्चुअल में अदर स्टेट के बहुत आए थे यहाँ पर। हाँ, और बच्चों में हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। बिहार में ये एक दिक्कत है कि बिहार का जितना भी सक्सेसफुल इंसान है वो बिहार से निकल जाता है, वापस बिहार में नहीं आता। जितने भी मेरे नोन हैं वो यूएस में एनआईटी के हेड हैं। उन्होंने वहीं की सिटीजनशिप ले ली। मैं, तुम यहाँ हो भाई, तुम वहां भी कुछ करो। कुछ भी नहीं, सब छोड़ देता है। बीडी सर यहाँ रहना ही नहीं चाहते, गुड़गांव रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में आए हैं अभी 1 साल के लिए, चले जाएंगे अभी। वो नहीं रहना चाहते। या जितने भी मैं जानता हूं, जितने भी टीचिंग फील्ड में तो बहुत है, कोई भी यहां रहना नहीं चाहता। अगर उनमें से 50% लोग यहां रुक जाए ना। एमआर सर कहाँ हैं? वो भी तो वही है, दिल्ली। क्या? हाँ, सब बिहार के ही हैं। मेरे संग बहुत सारे लोग बिहार के हैं। अरे, सुधांशु सर भी बिहार के ही हैं, उधर पास ही पास रहते हैं। अपने सुधांशु सर नहीं, ये तो गोरखपुर के हैं, ये गोरखपुर के हैं। हाँ, वो बिहार के हैं, वहीं के हैं, मोतिहारी के ही हैं। तो एक्चुअल में मैक्सिमम आकाश में तो देखा मैंने, मैक्सिमम टीचर बिहार से है। आईआईटीज में चले जाओ, मैक्सिमम बिहार के लोग आईआईटीज में हैं। आईआईटीज की बात कर रहा हूं। सिविल में चले जाओ, मैक्सिमम लोग आपको सरकारी में बिहार के मिलेंगे, मैक्सिमम। और उनसे कहो बिहार, भाई बंगले बना दिए मतलब, समझ रहे हो ना, विदेशों में, इधर उधर उधर, पर बिहार में नहीं है। बिहार, वही तो मैं, उनका 50% अगर यहाँ बिहार में काम करना चालू कर देना तो बिहार बिहार नहीं रहेगा। क्या? अब यहाँ क्या बच्चा है ना, यहाँ वो लोग रह गया है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो नाम बदनाम कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। जैसे मैं जहां रहता हूँ, जाता हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब, समझ रहे हो, चोर टाइप के। तो मैं, तुम क्यों बदनाम कर रहे हो यार पटना को? ठीक है, आप नहीं सुधरेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा ना भाई। तो सहेली की खास बात क्या है? स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल? स्टेरॉयडल है। इसमें क्या होगा? सेंट क्रोमिन। सेंट क्रोमिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंटी, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। जैसे मान लो, मान लो ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम पे रिसेप्टर लगा होगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन बाइंड करेगा। जैसे ही एस्ट्रोजन की बाइंडिंग होगी तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी ना? हाँ या ना? एस्ट्रोजन की बाइंडिंग करती है, एंडोमेट्रियम थिक होगी। ये हो क्या रहा? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब समझ लो बेटा, अगर मैं सेंट क्रोमिन खिलाता हूं तो सेंट क्रोमिन क्या काम करेगा? एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अगर थिकनिंग, इससे क्या होगा? थिकनिंग भी नहीं होगी तो इंप्लांटेशन हो पाएगा? यानी एक तरीके से प्रिवेंट करता है इंप्लांटेशन को।
प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। समझ गए ना मेरी बात? अगर मैं सहेली की बात करूं, वंस इन अ वीक, यूज्ड वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है। समझ रहे हो? रोज लेने का चक्कर ही नहीं है। आई समझ में? नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? तो ये सारे काम किसके थे? आरसीएच। अब लग रहा है आरसीएच कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा? दिख नहीं रहा है पर कर रहा है, अंडरग्राउंड होकर के चुपचाप से। समझ में आया नहीं आया? देखना चाहते हो कि आरसीएच काम कर रहा है नहीं कर रहा है? इसके लिए एनसीईआरटी ने कहा है, अगर आपके आसपास बेटर अवेयरनेस मिल रही है अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, लोग अब मैच्योर हुए हैं, तुम आज ऐसी बातें कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। कोई बच्चा हंसा यहां पर? किसी बच्चों को ऐसा लगा सेक्स की बात चल रही है क्या अजीब सी? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हंस रहा है समझ लो वो क्या है, समझ लो वो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है, इमैच्योर है, टैडपोल है, लार्वा है। समझ में आया? हाँ, लार्वा नहीं है बेटा, तू ध्यान रखियो। कौन है? इमैच्योर लार्वा है। समझ में आया? तो यह इसका मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों में समझदारी आ रही है कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है पता होना चाहिए। एज के साथ चीजें समझदारी आनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी? ये मैं तुम तो मेडिकल फील्ड के हो, वो तो मैं तो इंजीनियरिंग वालों को सिंसियर होना चाहिए इस चीज के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर वो जानते नहीं तो है ही करते हैं, ठीक है? अब तुम बात करना किसी इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, ये क्या बात, ये क्या पढ़ रहा है तू? समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझाना पड़ेगा भाई, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? कोई नहीं। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकेटेड असिस्टेड डिलीवरी। पहले कहां होती थी? दाई माँ होते थे। अब सुने दाई माँ? सुने? नहीं। मेडिकल, इसका मतलब आरसीएच काम कर रहा है। बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड फीटल मोर्टेलिटी रेट। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि अब मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट घट रही है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब आरसीएच काम कर रहा है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली। भाई हम दो, हमारे दो लागू हो रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं। देखिए, एक या दो बच्चे, जैसा 3 बच्चे, लाइन नहीं लगाएंगे। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी। पहले एसटीडी के इतने चीजें नहीं थी, हम मतलब आइडेंटिफाई कर पाए एसटीडी की। अब तो बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे पास, हम ढूंढ पाते हैं कि कौन भाई एसटीडी है या नहीं है, क्या इन्फेक्शन है। ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। लगभग सब चीजें अवेलेबल है जो हमें बताती है। इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। जो हमने पढ़ा, आरसीएस काम कर रहा है नहीं कर रहा, समझ में आ रहा? कर रहा है, पर मार्जिनल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले से बढ़ी है, इसलिए। वो बताऊंगा आगे। यहां तक समझ में आया? एक पार्ट खत्म। अब बात क्या आएगी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। समझ रहे हो ना? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो तो तुम समझ ही रहे हो, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है ना, ठीक है? अगर तुम दिल्ली गए हो 10 साल 20 साल पहले, 15 साल 20 साल, तुम तो खैर नहीं मतलब छोटे पे दिल्ली देखा हो और अब दिल्ली देखोगे तो तुम समझ जाओगे यार, दिल्ली दिल्ली नहीं रहा, बहुत टॉक्सिक हो गया है पूरा दिल्ली। एनसीआर ही अब लोग रहने लायक तो नहीं रहा वो, अब वो चैम्बर बन गया है। पर तुम्हें बता दूं, पटना के रहने वाले इतने बच्चे हैं। एयर इंडेक्स दिल्ली का देख लो और पटना का देख लो, आज का एयर इंडेक्स, कल का। यहां का एयर इंडेक्स दिल्ली से खतरनाक हो गया पटना का। फिर मैंने बड़ा समय क्यों उसका फिर डिस्कशन हुआ तो समझ में आया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रही है। व्हीकल इतने नहीं है पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा होने की वजह से डस्ट का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है। पटना का भी एयर इंडेक्स खराब हो गया है, ठीक है? फ्यूचर में लोग गांव में जाएंगे, और गांव बनेंगे जंगलों में। जैसे मैं आज से नहीं, कई सालों से पहाड़ों पर जब भी जाता हूं तो एक मन करता है कि छोटा सा एक घर हो पहाड़ों पे, ऐसा मन करता है, ठीक है? झोंपड़ी टाइप, ठीक है? तो मैं जब भी जाता हूं इधर, ठीक है, मुक्तेश्वर शायद सुना हो तुमने, मुक्तेश्वर बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है? शिव जी का वो धाम है। और नैनीताल से जाते हैं ऊपर, तो वहां लोगों के मैं कॉटेज देखता हूँ, छोटे छोटे कॉटेज। मतलब काश ऐसा कॉटेज होता है, जबकि महंगा नहीं है, वहां पर बांस के कॉटेज बनते हैं। पर पहले शायद नियम नहीं था, पर अब शायद नियम कर दिया है, हम लोग 1.25 नाली जमीन ले सकते हैं, बाहर के लोग। पहले शायद नहीं था,
मतलब हम उत्तराखंड के बाहर के लोग पहले जमीन नहीं ले सकते थे वहां पर, अब ले सकते हैं। छोटी सी सवा नाली का मतलब एक घर बना सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब मैंने अभी पता किया जा करके कि सवा नाली शायद ले ही लूं मैं, सस्ती होती है, ज्यादा महंगी तो नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन महंगा पड़ता है वहां पर, तो मालूम पड़ रहा है कि वहां जमीन ही खत्म हो गई। मैंने क्यों भाई? अब जैसे जब से कोरोना आया ना, तो लोग भागे पहाड़ों की तरफ। तो रियलिटी ये है कि मतलब इंसान एक ऐसा कीड़ा बन चुका है जो कहीं जगह छोड़ ही नहीं रहा। रियलिटी है भाई, पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहा, वो कहीं नहीं छोड़ रहा। जहां जीवन नहीं है, अब ऐसी चीजें ढूंढी जा रही हैं जहां बिल्कुल तुम्हें देखो सन्नाटा है, तुम वहां जाके रहना चालू करो तो वहां भी लोग आ जाएंगे तुम्हारे संग, 50 लोग पीछे। चीजें बहुत बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, लंदन जाना पड़ा। तुम में भी कई लोग होंगे देखना भागेंगे बाहर, इंडिया छोड़ करके, गारंटी कह रहा हूं मैं। अगर तुम पढ़ने के लिए जाओगे तो तुम लौट, फिर तुम्हारा मन करेगा मैं वापस जाऊं ना इंडिया। मैं गारंटी कर रहा हूं, तू तो नहीं रुकेगा यहां पर, मुझे पता है। चलो, चलो खैर ठीक है। जब भी मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो पॉपुलेशन में 3 एस्पेक्ट आते हैं। अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया, पर मेरा मन करता है क्वेश्चन बन जाए। अगर मैं आपसे कहूं पॉपुलेशन को कैसे डिसाइड करोगे, 3 एस्पेक्ट। पहला, स्पीसीज, किसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो? कुत्ते की, गधे की, घोड़े की, इंसान की, किसकी? समझ में आया? इन स्पीसीज। दूसरा, भाई किस समय की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो? 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, समय। तीसरा, इलाका, कहां की पॉपुलेशन भाई? बिहार की पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, कहां की पॉपुलेशन? ये 3 एस्पेक्ट पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। याद रहेगी? ठीक है। यानी स्पीसीज ध्यान रखनी है आपको, स्पीसीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, एरिया ध्यान रखना है आपको, और टाइम ध्यान रखना है। 3 चीजें किसी पॉपुलेशन को डिसाइड करती हैं। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई होता है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफी, इट इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की यूनिट हमेशा इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल की वजह से पॉपुलेशन बनती है। डेमोग्राफी टर्म यूज करना, डेमोग्राफिक चीजें आती हैं बहुत सारी, न्यूज में भी आता है डेमोग्राफिक टर्म, ठीक है। अब पॉपुलेशन जनगणना, ये अभी जो मैं डेटा दिखा रहा है ना आपको, ये अभी एनसीईआरटी का डेटा नहीं है, ये एनसीईआरटी का डेटा नहीं है, अलग से डेटा लगाया है मैंने, एनसीईआरटी में अभी ऐड होगा। ये 2021 या 2000, मतलब हाँ 21 लिखा हुआ, 2000 तो एक साल में नहीं होती, 2000 से 2021 तक के बीच में जनगणना हुई थी, उसका डेटा है। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, ऐसे याद रखो। 2011 में हुआ है ना, ये डेटा तो आया हुआ है ना 2021 का, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस समय, खुल के नहीं हुआ है, पर डेटा आया हुआ है। ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का ही मैंने कट करके लगाया है, ठीक है। हाँ, अब समझो मेरी बात। तो जनगणना को हम क्या कहते हैं? सेंसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेंसिस। अगर सेंसिस की बात की जाए, हर 10 साल में एक बार होती है, पता होना चाहिए आपको। इंडिया के अंदर पहली सेंसिस 1872 में हुई थी, और लास्ट 2011 में हुई थी। एनसीईआरटी में अभी इतना ही दे रखा है, एनसीईआरटी में अपडेट अभी नहीं हुआ कोई भी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हर 10 साल में एक बार, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, हर कंट्री में हर 10 साल में एक बार होती है। समझ रहे हो? इसमें सारे सरकारी महकमे इन्वॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, सबको लगना पड़ता है, तब जाकर के एक अप्रोक्सीमेटली डेटा आता है, जो रियल डेटा से कम होता है। समझ में आया? हाँ, रियल डेटा से बहुत कम होता है। समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना? अब थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, डरना मत। अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करता हूं, तुम 1900 भूल जाओ, ठीक है, मैं 2000 की बात करता हूं। कितनी है? 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई हर 6वां इंसान दुनिया के अंदर इंडियन है, तो हम पीछे तो नहीं है भाई किसी चीज में। समझ गए ना मेरी बात? हर 6वां इंसान दुनिया के अंदर इंडियन ही है। समझ गए ना? हाँ या ना? और इंडिया में भी बिहार का, क्या बाहर, तुम यूएस चले जाओ, कहीं चले जाओ, बिहार का इंसान तुम्हें मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे यूपी आता है,
ठीक है, यूपी बिहार दोनों दोनों की बात करूंगा मैं, ठीक है। मतलब ज्यादा अमाउंट में, मैं किसी भी फील्ड में जाता हूं, चाहे रिसर्च का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, बिहार और यूपी दो हैं। पर यूपी का आदमी थोड़ा पता नहीं चल पाता, कोई एकता नहीं है। बिहार के आदमी में एकता है, वो पता चल जाता है, एक है, फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है। वो एक थोड़ा मतलब मिलके रहते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि भाई इंडियन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, मिलके रहो एकदम तरीके से। पर ये चीज है, रिलीजन का एक कुछ है, मतलब क्या, मैं क्या है भगवान जाने, जो भी है, पर ऐसा है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, और समझ रहे हो ना मेरी बात। 1900 में दुनिया की पॉपुलेशन मात्र 2 बिलियन थी, और 2000 में हमारी 1 बिलियन है। समझ रहे हो ना, कहां से कहां पहुंच रहे हैं, डरना मत। 2011 में हाँ 7.2 बिलियन हुई है, बढ़ी है, कम नहीं हुई है। समझ गए ना मेरी बात। हाँ यार, इंडिया की 1.2 बिलियन हो गई है। कोई डाउट, कोई डाउट, ये डेटा है, थोड़ा याद रख लेना। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में हर छठवां इंसान इंडियन है, किस जनगणना के अनुसार। 2000, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, पर बनना चाहिए, तो मैंने अलग से लिख दिया है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना। 2000 या 2001 की बात है, एक साल में नहीं होती। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर आने की मुझे लग रहा है आना चाहिए इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा गलती करेगा इसमें। अब बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दर, ठीक है। लगभग 1000 इंडिविजुअल में हम देखते हैं एक साल के अंदर कितने नए लोग आए, ऐड हुए, कितने गए, कितने इमिग्रेट किए, कितनी एमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन समझते हो ना, आई मतलब इन, ई मतलब एग्जॉस्ट, निकलना, निकला, ठीक है। कितनी बर्थ और कितनी डेथ, उसके बाद फाइनल कितने लोग बढ़े, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है। क्लियर है बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं 2000 के अनुसार, 2000 या 2001 के अनुसार एक साल में 1000 इंडिविजुअल में 17 लोग बढ़े हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ी है, लगभग कितनी है, 1.7%। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो आरसीएच है काम कर रही है नहीं कर रही। तो हमने क्या किया, 2011 का डेटा लिया, 2011 का डेटा लिया। अब हमने देखा कि हर साल 1000 में 17 की जगह बस कितने लोग बढ़ रहे हैं, 20, यानी ग्रोथ रेट बढ़ी है घटी है, बढ़ी है, यानी आरसीएस काम तो कर रहा है, पर समझ रहे हो ना, सो लेस देन 2% लिख रहे हैं, पर 2% ही मानी जाएगी ये, समझ रहे हो, क्योंकि लगभग ग्रोथ रेट बढ़ी है। तो आरसीएस काम कर रहा है, पर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, समझ रहे हो, हाँ, पर कर रहा है। एनसी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की लाइन भी है, मैंने लिख दी है इसीलिए यहां पर, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन लिख दी है ये मैंने, कि काम तो कर रहा है पर ओनली मार्जिनल काम कर रहा है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, हाँ, कर रहा है पर मार्जिनल काम कर रहा है, ठीक है। वापस आ रहा हूं, रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, क्योंकि फैसिलिटी बढ़ रही है, आरसीएच काम कर रहा है, तो इसने कुछ तो किया है, इसकी वजह से नो डाउट डेथ रेट में कमी आई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं कहता ना कि मदर का दूसरा जन्म होता था बच्चे को जन्म देने के बाद, बच गई तो दूसरा जन्म, नहीं तो मर जाती थी, क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं थी, दाइमा कंसेप्ट था, समझ रहे हो ना, हाँ। इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। अक्सर बच्चों की डेथ हो जाती थी, नाभि में गर्दन में फंदा फंस गया, बच्चा खींच रहे हैं, उस समय भाई मेडिकल फैसिलिटी तो थी नहीं, दाइमा कंसेप्ट था, बच गए नहीं बच गए तो नहीं गए काम से। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज, मोदी जी को सुना है भाइयों बहनों, हमारा इंडिया जवान है, यंग है, भाई यंग तो होगा ही, बच्चों की तुम केयर नहीं कर रहे हो, बूढ़े लोगों की केयर नहीं कर रहे हो, तो बच्चे मर जा रहे हैं, बूढ़े तो ठंड में आते ही अपने आप मर जा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, सीधी सी बात है। तो बचेगा कौन, जो लड़ पाएगा, जवान, तो जवान तो रहेगा ही भाई, समझ में आया। केयर करोगे, चाइना केयर कर रहा है, तो वहां बूढ़े भी जिंदा है, चाइना में तो बूढ़े भी जिंदा है भाई, चाइना की पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट ओल्ड एज पर्सन है भाई, इसलिए चाइना थोड़ा, हाँ जापान में भी,
जापान में भी, ठीक है, पर चाइना में भी। चाइना क्यों डरता है युद्ध से? समझ रहे हो? हर कोई उकसा रहा है उसको कि कैसे भी करके युद्ध करे एक बार ये, पर वो दिमाग लगा रहा है, युद्ध नहीं करता वो। कैसे भी करके मतलब यूएस लगा पड़ा है उसको उकसाने में, युद्ध करे ये, इसको घसीटो युद्ध में, एक बार उसको युद्ध में घसीटो, इसकी पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। हर कंट्री चाहती है, पर वो जानता है कि अगर मैंने युद्ध किया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। एक तो ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है वहां पर, और उसकी जो इकोनॉमी है, मतलब डेवलपमेंट जो है, वो युद्ध ना करने की वजह से, युद्ध में तो सब खप जाता है ना, खत्म हो जाता है कि युद्ध में। युद्ध किसी देश की तरक्की की निशानी नहीं है, बर्बादी की निशानी है। जहां युद्ध हुआ खत्म, करवाया जाता है भाई, तो है ही, तो दूसरे की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए युद्ध करवाए जाते हैं। वो करवाता है, ठीक है, पर खुद बचा हुआ है। तो यूएस जैसे लगे पड़े ना लगवान, रशिया, ये सब लोग, ठीक है, कैसे भी इसको भी कूदाओ एक बार युद्ध में। चलो खैर कोई नहीं, समझ में आ गया। रिप्रोडक्टिव एज समझते हो? रिप्रोडक्टिव एज हमेशा फीमेल की देखी जाती है 14 से लगभग 44 से 45 के आसपास, दे रखी है हमने एनसीईआरटी में। 15 से 44 साल ये वो एज है जिसके अंदर कोई फीमेल बेबी कंसीव कर पाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज समझ में आ गई? आई या नहीं आई? और उसमें भी सेक्स रेशियो, एज एंड सेक्स रेशियो, सेक्स में हमेशा फीमेल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल नहीं, क्योंकि बेबी कंसीव फीमेल करती है, मेल नहीं करते। समझ में आ गया? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है? बर्थ रेट पे करती है, डेथ रेट पे करती है, माइग्रेशन पे करती है, एज एंड सेक्स रेशियो, एज एंड सेक्स रेशियो। तो एज तो समझ में आ गई, रिप्रोडक्टिव एज की बात चल रही है। सेक्स रेशियो में कौन आ गया? फीमेल। फीमेल की एज क्या? 15 से लेकर के 44 साल, यानी ये वो एज है जिसमें वो बेबी कंसीव कर सकती है। किसी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल का नंबर ज्यादा है, समझ लो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। आई या नहीं आई? कोई डाउट? ये बेसिक एनसीईआरटी यहां पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बातें आती हैं जनरल, ये जनरल मैंने कुछ पॉइंट डाल दिए नॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए इसलिए डाल दिए, थोड़ा पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम दो, हमारे दो, मतलब अगर दो पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं, तो जब पेरेंट्स खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन ले लेंगे? बच्चे। उनके दो बच्चे होंगे तो वो जो दो पेरेंट्स हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट लेवल जीरो नहीं हो गया? अगर रिप्लेसमेंट लेवल जीरो हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल रहेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने स्लोगन बनाया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार दो बच्चे। नहीं नहीं, तीसरा ना सुना नहीं था, दो ही सुने हैं मैंने। प्यार से बोल देता है सब कुछ, हम नहीं बोले। समझे? समझे? कोई डाउट पीछे? अरे हाँ या ना? तो रिप्लेसमेंट लेवल जीरो तभी रहेगा जब बर्थ रेट डेथ रेट बराबर रहेगी, यानी बर्थ रेट और इमिग्रेशन, आई मतलब आना, और डेथ रेट और एमिग्रेशन बराबर हो जाएंगे तो बराबर रहेगी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी डेथ रेट से, पॉजिटिव कम होगी तो नेगेटिव। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस इसमें एक स्लोगन याद रखना है, हम दो हमारे दो, बस, और कुछ नहीं है। जैसे वन चाइल्ड एडॉप्ट का एक नॉर्म्स गवर्नमेंट ने डाला है, बट मैं जो मुझे लगा, समझ में आया कि इट इज अ रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। बस गवर्नमेंट टाइट हो गई है अब, कि लोग बच्चे को अडॉप्ट के चक्कर में अडॉप्ट कर लेते हैं, क्रिमिनल नेचर के लोग होते हैं आज की डेट में, उन बच्चों को बेच देते हैं, उनके ऑर्गन निकाल लेते हैं, ठीक है, उनसे गलत काम करा रहे हैं, या उन बच्चों का शोषण हो रहा है। क्योंकि इंसान एक्चुअल में बच्चे को वैसी को अपना समझता है जो अपना खुद उसको पैदा करता है, ये तो उसको अपना नहीं समझता। तो गवर्नमेंट बड़ा टाइट हो गई है, पर टाइट क्या गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या बताऊं। लेकिन समाज बहुत गंदा है, अच्छा है पर कम, गंदा बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में आपका पाला नहीं पड़ा, तभी आप संपन्न फैमिली से हो, आप यहाँ पढ़ रहे हो,
पर समाज बहुत गंदा है, बहुत गंदा, तुम्हारी कल्पना से बुरा गंदा है। ठीक है, लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है, मतलब बहुत गंदी, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो स्थिति ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें दिख रही है, रियल स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। ठीक है, पर ये है, तुम लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लो भाई। तो लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन लेना जरूरी इसलिए है कि तुम कुछ करो भाई। ठीक है, कुछ बदलाव, कुछ तो जन्म लिया है तो उसका, समझ रहे हो ना, तभी कुछ होगा। कुछ करो भाई, कुछ बड़ा करो यार, कुछ करो, मतलब बड़ा यार। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टरी बनो, मंत्री बनो भाई। घोटाला क्यों करो, ये मेरे बच्चे घोटाला नहीं करेंगे। मैं से इतना चाहता हूं कि जितने ही बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो आगे पहुंचे, और जो घोटाला कर रहे हैं उनको बस, उनको निकालें वहां से कैसे भी करके। डॉक्टर बने तो बेहतरीन डॉक्टर बने, जरूरी है यार। जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, ऐसे तो है ना, यही होना चाहिए। ये मैं आज नहीं कराऊंगा, टाइम भी हो गया, अभी नहीं हुआ टाइम, छोड़ तो दिया, छोड़ कहते हैं, छोड़ तो दिया। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कल ही कराऊंगा मैं। आज मैंने दो चीजें कराई हैं, कल मैं पूछूंगा आपसे। कहानी की तरह कराया है मैंने, दिमाग में सेट होना चाहिए। पहला मैंने बताया आरसीएच के बारे में पूरा, फैमिली प्लानिंग। दूसरा बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कहानी है, बिल्कुल एकदम कनेक्ट करते जाओ, कहानी है, पूरी कहानी सहेली तक, बॉस बिल्कुल सिंपल कहानी, पिरो दो। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या है, नई नई स्ट्रेटजी, नई नई चीजों को ऐड करना। उसमें तीन चीजें ऐड की हैं, एक एमनियोसेंटेसिस, मैसिव इम्यूनाइजेशन, और सहेली। खत्म। कोई डाउट, जा सकते हो। चलो अब मैं भी डॉक्टर के पास हुआ हूँ। यार रुला देगी वो, मजाक नहीं है। वो सीनियर डॉक्टर है, दो चार उसने अपने जूनियर बच्चों को, शिष्यों को रख रखा है, हॉस्पिटल चला रही है भाई। बच्चे भी अभी नए नए बच्चे हैं, फिजियोथेरेपी करके, समझ रहे हो। मैंने ना दो बच्चे मिले थे, सर आपने कहा था कुछ भी करो अच्छा करो, मैंने हाँ अच्छा तो करो। ठीक है, कल दोबारा गया मैं तो डॉक्टर ने कहा कि वो आपके स्टूडेंट्स गायब रहते हैं, आते ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखो आज अभी चौराहे पे वो तफरी मार रहा होगा, मतलब कि घूमने गया है, वो निकल गया। तो समझ रहे हो, तो मैं आज मिलेंगे तो बताऊंगा तुम अच्छा करो, कही थी मैंने। अब तुम एक चीज सीख रहे हो, वो ढंग से तो सीखो कम से कम। और तुम्हें डॉक्टर सिखा रही है वो मैडम, ठीक है, सीनियर डॉक्टर है, काफी उसको मतलब नॉलेज है, तफरी मार रहे हैं। ठीक है, कल अच्छा, कल क्रिसमस था। हाँ तो हो सकता है घूमने गए हो कल, तभी कल बड़ा भीड़ थी सब जगह, मॉलों में तो ऐसा लग रहा था लोग मेला लगा है। मिठाई खा लेते भाई, तो बच्चा, मेरा बच्चा थोड़ी ना था वो। अब तुम्हें लग रहा है तुम्हारा है तो मिठाई खा लो, हैं। हम तो बताए थे, किया तो सब तुमने था भाई। ठीक है, तो कल मिलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ, और कल मैं सारा कॉन्ट्रासेप्टिव करा दूंगा, जिससे कि एसटीडी और इनफर्टिलिटी बचेगा, हार्डली 1 घंटे का है। एसटीडी में कुछ रोग हैं, और इनफर्टिलिटी में दो चीजें हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, 1 घंटे में क्वेश्चन ही कराऊंगा फिर मैं, मिक्स करके। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट में नेक्स्ट वीक ही करूंगा। क्या आज का, आज शाम को ले रहा हूँ सेशन, आज शाम को आ जाना भाई, 10 से 12 के बीच में मैं टाइम ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन, मैं जल्दी जल्दी एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगा, आपको रिस्पॉन्स देना है। क्या, ना ना, लाइव, आधा घंटे का सेशन लूंगा लाइव उसमें।
अच्छा, आज मंथन भी है। चलें फिर, कल मिलते हैं सेम टाइम। मुझे दिख नहीं रहा है, तू पढ़ के बता मुझे। प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन बोल रहा है ना ग्लाइकोसिडिक ऑल ऑफ दिया हुआ है ना, रुक जाना। अमाइनो एसिड लिंक के लिए बोल रहा है ना। प्रोटीन इन अ प्रोटीन अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। अमाइनो एसिड लिंक बाय इन अ प्रोटीन। देखो सुनो, जरूर सुनो। सुन, दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी पूरी चेन किससे मिल के बनेगी? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। फिर जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो ये होंगे, फिर सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अदर बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए पर अमाइनो एसिड लिंक बाय, तो अमाइनो एसिड तो एक ही बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। क्वेश्चन के हिसाब से तो पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इन अ प्रोटीन सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मेंटेन बाय ऑल ऑफ द अबव। ग्लाइकोसिडिक तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें आयनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, स्टेबिलिटी के लिए सल्फर बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड ब्रिज होगा। एयर के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, करली करते हैं एयर, स्ट्रेट कर देते हैं एयर, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ के तो करते हैं। ठीक है, तो उसमें तो पेप्टाइड ही लगाओ। दो, ह्यूमन में दो, रैबिट में तीन। कौन सी है? मॉड्यूल में वो रैबिट वाले क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, कट कट जाएंगे इस साल तो हम कट सब कटवा दिए सारे। अब नया छप के आएगा उसमें बिल्कुल कटे मिलेंगे, क्योंकि तीन पोलर बॉडी रैबिट में मिलते हैं, जो हमारे सिलेबस में पहले रैबिट था। ह्यूमन में से दो ही पोलर बॉडी बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओव्यूलेशन के बाद एलएच कोई रिलीज नहीं करता। एलएच तो हमेशा एक ही जगह से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से। समझ रहे हो? एलएच का काम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, पर फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को एचसीजी मेंटेन करता है, एलएच नहीं करता। हाँ, 14 दिन तक एलएच का लेवल रहेगा मेंटेन। मेंटेन करेगा ना एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को। ओव्यूलेशन करा दिया उसने, पी किया, फिर हल्का हल्का मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन रखेगा किसको? कॉर्पस। जैसे डाउन होगा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, एकदम बढ़ेगा, फिर नॉर्मल आकर के मेंटेन रहेगा। पीक में दिखाया ना मैंने। हाँ, रिलीज तो रहेगा। सेंट क्रोमन केमिकल का नाम है, फॉर्मूला है, सेंट क्रोमन एक नाम है। हाँ, साल्ट का नाम है सेंट क्रोमन। बताया तो ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है ना वो, फिर एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा। लिट्टी चोखा गरम गरम अच्छा लगेगा, ठंडा क्या अच्छा लगेगा? मुझे गरम लिट्टी चोखा गरम अच्छा लगता है, ठंडा तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। हैं? नहीं, तुम लाए तो हो, पर ठंडा कैसे खाएंगे? मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी के हाथ का तो एक अलग ही बात होती है। चल एक और चखा दे। ईएमआई का मेरे साथ इशू था, भाई का जॉब हट गया था, मेरा 12,000 बचा हुआ था, फिर बीच में वो एपी सर जो है ना,
सॉरी एपी सर, तो बोले क्या कि बेटा हम ये पर्सनल इशू है क्योंकि तुम इंस्टॉलमेंट करवाएगा तो हम पर्सनल हेल्प कर सकते हैं। तो वो बोले ठीक है हो जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज करना हम देखते हैं। तो वो नहीं, फिर रिप्लाई कुछ भी नहीं आया वहाँ से। तो 1 मंथ भी क्रॉस हो गया, फिर इधर उधर करके पापा ऐसे ऐसे करके दे दिए पैसा। फिर अभी 5 तारीख को डेट आने वाला है, हमको एपी सर से बात करना था, तो कोई ऑप्शन है सर? जो सेंटर हेड है ना उनसे कह देना सर ऐसे ऐसे एपी सर से मेरी बात हुई है, तो आप मैसेज कर दो, वो कर देंगे सेंटर हेड के नाते, ठीक है। आपके बच्चे से बात हुई होगी ऐसे ऐसे, तो उसका अगला स्टेटमेंट आ रहा है। फोटो वोटो सब ले लिए, तो मेरा आईडी बोले सब बात उनको एक बार बता देना, तो उन्होंने अपॉइंट किया सेंटर हेड को। न्यू एनसीईआरटी में सर कुछ लाइन है कटिंग है, तो सर इसको फॉलो करेंगे तो पुराने नहीं नहीं, तो नई वाली कटिंग कौन सी लाइन कटेंगे दिखाओ। सर जैसे इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं दिया हुआ इसमें एग्जांपल में सर बहुत जगह, तो यहाँ पे भी बहुत से मतलब कटिंग किया हुआ है जिसमें एग्जांपल कटिंग किया हुआ है डाउन सिंड्रोम हेमोफोलिया सिकल सेल एनीमिया, तो एक बस एक लाइन ही तो कटी है, छोड़ो। और सर मतलब थोड़ा थोड़ा तो बीच में भी कटा हुआ है, कितना कटा है? थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा नहीं, माइनर है। तो इतना क्वेश्चन बनाने वाला का थोड़ा बहुत उधर कर लेगा वो, ठीक है। तो कोशिश तो इसलिए पुरानी वाली कर लो अभी। सर 11 तो जैसे बहुत ज्यादा कटा है, पैरा ही उड़ा दिए तो उसको बात अलग है। तो मॉडिफिकेशन स्टे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कट गया है ना, उस पर खुद कर लो, बट ऐड हो गया उसको छोड़ना मत। जैसे सर ये न्यू एनसीईआरटी में ना जैसे लेवल मॉर्फोलॉजी में जैसे मान लीजिए एक जैसे फैमिलीज है ना पूरा काट दिया, बस एक ही फैमिली फैमिली वाला पार्ट कर दिया। कट सर मॉडिफिकेशन अपलोड मॉडिफिकेशन हाँ वो कट गया, वो कट गया, तो उसमें नहीं है। जो पकड़ाया उसको मारो।